नमस्ते दोस्तों। जैसे ही हम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम सुनते हैं, हमारे मन में तुरंत एक वीर, बहादुर और नौजवान क्रांतिकारी की छवि उभर आती है। अक्सर लोग इन्हें सिर्फ बम और पिस्तौल तक ही सीमित करके देखते हैं। आज भगत सिंह के जन्मदिन पर यानी 28 सितंबर के दिन हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भगत सिंह सिर्फ एक वीर क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक महान विचारक भी थे। उनके पास एक विज़न था, उनके मैच्योर आइडियाज़ थे जो उन्होंने बस 23 साल की छोटी सी ज़िंदगी में खूब अध्ययन करके बनाए थे। भगत सिंह ने अपने समय में कई इश्यूज़ पर आर्टिकल्स भी लिखे थे और समाज को बेहतर बनाने के लिए काम भी किया था। आज के समय में जो समस्याएं हमारे सामने हैं, उनको सोल्व करने में भगत सिंह के विचार कितने रेलेवेंट हो सकते हैं, ये हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए मिलकर भगत सिंह के विचारों की और उनके सच्चे स्वरूप की खोज करें और समझें कि उनके सोचने का तरीका आज के समय में कैसे हमें प्रेरणा दे सकता है। हम एक ऐसी जगह पर है जो जगह भगत सिंह के इतिहास और उनकी सोच और विचारधारा के साथ गहरा संबंध रखती है। हम फिरोज शाह कोटला किले में खड़े हैं। इसी जगह पर 8 और 9 सितंबर 1928 में भगत सिंह ने बाकी क्रांतिकारियों के साथ अपनी पार्टी के नाम में सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में बदल दिया था। ये वही स्थान है जहां उन्होंने अपने सपनों और विचारों को सबके सामने रखकर एक नए भारत की कल्पना की थी। हम इस वीडियो में भगत सिंह के नज़रिए से आज़ादी के असली मतलब को समझेंगे और देखेंगे कि उनकी सोच आज के समय में कैसे रेलेवेंट है। हम कुछ बड़े सामाजिक मुद्दों की भी बात करेंगे और देखेंगे कि भगत सिंह की आइडियोलॉजी इन इश्यूज़ को कैसे एड्रेस करती है। हमारी कोशिश है कि भगत सिंह के विचारों को आज के समय के साथ जोड़कर आपको एक गहरी और मीनिंगफुल समझ प्रदान कर सके। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों उन्होंने समाजवादी यानी सोशलिस्ट वर्ड को अपनी पार्टी के नाम में जोड़ा। साथियों, भगत सिंह के लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेज़ों से मुक्त होना नहीं था। उनका सपना एक ऐसे समाज को बनाना था जहां धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, जहां सभी लोगों के साथ सम्मान और बराबरी का व्यवहार हो। उन्होंने समाजवाद इसलिए अपनाया क्योंकि उनकी सोच थी कि एक सच्चे आज़ाद भारत में कोई भी शोषण या अत्याचार नहीं होना चाहिए। भगत सिंह ने देखा कि अमीर गरीब की खाई को मिटाने, श्रमिकों को अधिकार दिलाने और सभी को एक न्यायिक और समान जीवन जीने का हक दिलाने के लिए समाजवाद ही एक रास्ता है। उन्होंने सोशलिज्म यानी समाजवाद को अपने एजेंडा का हिस्सा बनाया क्योंकि उन्हें पता था कि एक आज़ाद भारत के सपने को साकार करने के लिए सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता यानी पॉलिटिकल फ्रीडम काफ़ी नहीं होगी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम भगत सिंह के सपनों का वो समाज बना पाए हैं, या हमने उनके महान विचारों को कभी समझने की कोशिश की और उन्हें अपने जीवन में अपनाया? इसका उत्तर है नहीं। बस भगत सिंह के तस्वीर को अपने दिल से लगा लिया और उनके विचारों को किताबों तक सीमित करके छोड़ दिया। भगत सिंह ने एक शोषण रहित समाज की कल्पना की थी जहां सभी को बराबरी का दर्जा मिले। लेकिन आज हमारे आसपास जो हो रहा है, क्या वो उस कल्पना से मेल खाता है? हकीकत ये है कि हम आज भी उन्हीं समस्याओं से घिरे हुए हैं जिनकी भगत सिंह ने उम्मीद की थी कि आज़ादी के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। आज देश में बेरोज़गारी एक बड़ी समस्या है। एजुकेशन सिस्टम आज भी ऐसे सवालों से जूझ रहा है जहां कभी नीट के पेपर लीक हो जाते हैं तो कभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को बिना किसी वजह अपनी जान गंवानी पड़ती है। और हर एक सेक्टर में हो रहा करप्शन, किसानों की समस्याएं, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, ये सब समस्याएं हमारे सामने एक सवाल खड़ा करती है कि क्या ये वो आज़ादी है जिसके लिए भगत सिंह ने अपनी जान दी थी? किसान, जो हमारे देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, उन्हें हर साल दर साल अपने अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है और तमाम तरह की यातनाएं भी सहन करनी पड़ती है। भगत सिंह का सपना था कि किसानों को उनकी मेहनत की पूरी कीमत मिले, लेकिन क्या ऐसा होता है? हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और वॉयलेंस एक बड़ा संकट बन चुका है। भगत सिंह के विचार में एक लड़की और एक लड़के को बराबरी का हक मिलना चाहिए, लेकिन बराबरी का हक तो हम उन्हें बाद में देंगे, पहले हम उनका एक्सप्लॉयटेशन करना तो बंद करें। भगत सिंह के लिए आज़ादी का मतलब तभी पूरा होता जब हर एक इंसान के पास रोटी, कपड़ा और मकान होता। उन्होंने कहा था कि आज़ादी सिर्फ विदेशी हुकूमत से नहीं बल्कि गरीबी और अन्यायी व्यवस्था से भी होनी चाहिए। लेकिन आज भी हमारे देश में हज़ारों लोग भूखे सोते हैं। गरीबी का खात्मा उनका सपना था जिसे उन्होंने अपने लेखों और व्याख्यानों में बार बार स्पष्ट किया।
दुनिया के पर्दे पर भी हालात कुछ अलग नहीं हैं। पैलेस्टीन जैसे देशों में आज भी लहू बह रहा है। युद्ध और आतंकवाद ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। बांग्लादेश के हिंदुओं के हालात भी किसी से छिपे नहीं हैं। भगत सिंह ऐसा विश्व बनाना चाहते थे जहां शांति व प्रेम हो, जहां सबके लिए न्याय हो। बात करें शिक्षा की तो भगत सिंह ने हमेशा ज्ञान और विज्ञान को सामाजिक परिवर्तन का मूलाधार माना था। लेकिन आज भी स्कूल्स और कॉलेजेस की स्थिति ऐसी है कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने को मजबूर होते हैं। भगत सिंह एक ऐसा देश चाहते थे जहां शिक्षा हर एक बच्चे के लिए उपलब्ध हो। लेकिन क्या हम ऐसा देश बना पाए? अब बात करें अनटचेबिलिटी की तो भगत सिंह ने हमेशा अपने जीवन में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने ना सिर्फ अपने लेखों के माध्यम से बल्कि अपने व्यवहारिक जीवन में भी अनटचेबिलिटी का विरोध किया। तो अब हम देखेंगे कि भगत सिंह ने इस समस्या को कैसे एड्रेस किया था, क्या अप्रोच और क्या सॉल्यूशंस उन्होंने बताए थे, और क्या उनका मैसेज था अछूत कहलाने वाली लोअर कास्टेज के लिए और जो सो कॉल्ड अपर कास्टेज लोग उन पर अत्याचार करती है, उन अपने आप को सुपीरियर समझते हुए उनके लिए। और क्यों आज़ादी के इतने सालों बाद भी कास्ट के कारण लोगों को भेदभाव सहना पड़ता है। 1928 में भगत सिंह ने इशू ऑफ अनटचेबिलिटी, अछूत का सवाल नामक लेख लिखा। उसमें उन्होंने कहा, हमारा देश बहुत अध्यात्मवादी है। हम हमेशा आत्मा परमात्मा के वजूद की चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन हम मनुष्य को मनुष्य का दर्जा देने से भी झिझकते हैं। भगत सिंह बड़ी निराशा के साथ कहते हैं कि कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है, हमारी रसोई में निसंग फिरता है, लेकिन एक इंसान का हमसे स्पर्श हो जाए तो बस धर्म भ्रष्ट हो जाता है। भगत सिंह कहते हैं कि सबसे पहले हमें यह निर्णय कर लेना चाहिए कि सब इंसान समान है। जन्म से कोई भी व्यक्ति भिन्न नहीं होता और ना ही कार्य विभाजन से। किसी के अधिकार इन सब चीज़ों से निर्धारित नहीं किए जाने चाहिए। यानी भगत सिंह मानते थे कि सभी इंसान बराबर है। जन्म से कोई भी व्यक्ति भिन्न नहीं होता, चाहे कोई दलित के घर पैदा हुआ हो या ब्राह्मण के। लेकिन हमारे पूर्वज आर्यों ने उनके साथ बहुत अन्यायपूर्ण व्यवहार किया और उन्हें नीच कहकर दुत्कार दिया। उनसे निम्न कोटि के कार्य करवाने लगे। साथ ही यह भी चिंता हुई कि कहीं ये विद्रोह ना कर दे। इस कारण पुनर्जन्म के सिद्धांतों को गढ़ा गया और इस दर्शन का खूब प्रचार किया गया कि यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों का फल है। अब कुछ नहीं हो सकता, चुपचाप दिन गुजारो और हमारी सेवा करो, जिससे कि मरने के बाद तुम्हारा उद्धार हो सके। साथियों, ये पुनर्जन्म वाली बात तो आज के समय में भी देखी जा सकती है। अपने देश के एक धर्मगुरु, जिन्हें प्रेमानंद जी महाराज के नाम से यूट्यूब पर काफ़ी फेमस है, जब उनके पास एक महिला अपने बच्चे को लेकर आई जो कैंसर से पीड़ित था, तो प्रेमानंद जी ने कहा कि ये बच्चे के पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल है। उन्होंने महिला को ये तक कह दिया कि अगर वो बच्चे के पिछले जन्मों की कर्मों की वीडियो दिखा दे तो महिला भी मान जाएगी कि ये जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। क्या होता है, आप तो माँ है इसलिए शायद हमारी बात नहीं समझ पाएंगे, लेकिन सच्ची मानो, मंगल भवन भगवान के दरबार में अन्याय नहीं। अगर इसका कर्म आपको टीवी में जैसे दिखाया जाता है ना, वो अगर सामर्थ्य हो दिखा दे कि इस कर्म के परम, तो आप कहोगे अवश्य अवश्य ऐसा ही होना चाहिए। बस भगवान कभी अमंगल नहीं करते। अभी बच्चा रूप से दिखाई दे रहा है, पर प्रभु का ये पुरातन अंश है। ऐसी गलतियां होती हैं, उसका ये सब खेल है। ये विचारधारा भगत सिंह के विचार के बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने ऐसे रूढ़िवादी सोच का विरोध किया था। आज के समय में लोगों को इंसानियत, सहानुभूति और मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऐसे विचार और व्यवहार हमारे समाज को पीछे खींचते हैं। ये सोचना गलत है कि किसी भी व्यक्ति का दुख या कोई बीमारी उसके पिछले जन्मों के पापों का फल है, क्योंकि असली ज़रूरत ये है कि हमें उनका साथ देना चाहिए और उनका इलाज कराना चाहिए और उन्हें बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए उनकी मदद करनी चाहिए। उसी लेख में भगत सिंह आगे लिखते हैं कि समाज में आवश्यक कार्यों के प्रति घृणा पैदा हो गई है। जो चमड़े का काम करता है उसे भी अछूत समझा जाता है, और जो कपड़े बुनता है उसे भी, साफ सफाई करने वाले व्यक्तियों को भी अछूत माना जाता है। ये सभी वो आवश्यक काम करते हैं जिनके बिना किसी भी समाज या सभ्यता का गुजारा नहीं हो सकता। अक्सर ये बात कही जाती है कि ये जो छोटी जाति के लोग होते हैं ये साफ़ सुथरे नहीं रहते। इसका उत्तर साफ है, वे गरीब है, गरीबी का इलाज करो। ऊंचे ऊंचे कुलों के गरीब लोग भी कोई कम गंदा नहीं रहते।
गंदे काम करने का बहाना भी नहीं चल सकता, क्योंकि माताएं अपने बच्चों का मैला साफ करने से अछूत तो नहीं हो जाती। भगत सिंह ने कहा था कि जिन्हें आज तक अछूत कहा जाता रहा, उनसे अब इन पापों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। उन्हें अपने जैसा इंसान समझना चाहिए और अपने धर्म में शामिल किए बिना उनके हाथों से पानी पीना चाहिए। ये काम बस ज़बानी तौर पर नहीं, बल्कि उनको कुएं पर ले जाकर और उनके बच्चों को स्कूलों में एडमिशन दिलाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि भगत सिंह ने अपने विचारों को सिर्फ आर्टिकल्स में लिखकर ही नहीं छोड़ दिया था, बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनाया भी था। आखिरी समय में जब भगत सिंह जेल में थे, वहाँ एक सफाई कर्मचारी थे जिनका नाम बोगा था। बोगा को अछूत कहा जाता था उनकी कास्ट और उनके काम के कारण। भगत सिंह उनको बेबे यानी माँ कह के बुलाते थे। भगत सिंह ने अपने आखिरी दिन में भी ये कहा कि मैं बेबे के हाथ का बना खाना खाना चाहता हूँ, यानी बोगा के हाथों का। भगत सिंह का कहना था कि मेरी माँ के बाद अगर किसी ने मेरा मलमूत्र साफ़ किया है तो वो बोगा है, तो इस हिसाब से उनका दर्जा मेरी माँ के बराबर हुआ, ये अछूत थोड़ी हुए। दोस्तों, ये साफ दर्शाता है कि भगत सिंह ने सिर्फ ज़बानी तौर पर ही नहीं, बल्कि अपने विचारों को अपनी ज़िंदगी में भी अपनाया था। लेकिन आज के समय में क्या हम ऐसा कर पाएंगे? दलितों के साथ ऐसा व्यवहार करना संभव है? शायद नहीं, क्योंकि ऐसा किया गया तो लोगों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, सभी लोग बराबर हो जाएंगे। जो उनके दिमाग में एक प्रधानता है, वो सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है, वो खत्म हो जाएगी। आज इतने सालों बाद भी लोग इंटरकास्ट मैरिजेस को रोकने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। लोग अजीब थ्योरीज बनाते हैं, जैसे कि हमारी कास्ट का डीएनए सुपीरियर है और अगर डीएनए मिक्स हो गया तो हमारा जीन खराब हो जाएगा। और उनके लिए सुपीरियरिटी का मतलब भी ये है कि हमारा रंग गोरा होता है, या हम लंबे चौड़े होते हैं, या फिर हम ज़्यादा समझदार होते हैं। दोस्तों, अगर साइंटिफिकली बात करें तो एक कास्ट का डीएनए या जीन दूसरे से सुपीरियर है, ये वैलिड नहीं है। सभी इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म, कास्ट या रेस से बिलोंग करते हों, उनका डीएनए 99.9% सिमिलर होता है। जो थोड़े बहुत जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं वो कास्ट या सोशल हायरार्की से नहीं, बल्कि ये फैक्टर्स जैसे कि ज्योग्राफिकल लोकेशन या एंसेस्ट्री या एनवायरमेंटल अडेप्टेशन से अफेक्ट करते हैं। कास्ट एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, बायोलॉजिकल नहीं। ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो ये प्रूव करे कि किसी स्पेसिफिक कास्ट के पास जेनेटिकली सुपीरियर ट्रेट्स है। रही बात फिजिकल ट्रेट्स जैसे कि हाइट, स्किन कलर या एथलेटिक एबिलिटीज़ की, तो ये मल्टीपल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल, एनवायरमेंटल कंडीशंस और सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस भी, सिर्फ जेनेटिक से नहीं। इसलिए कास्ट के आधार पर जेनेटिक सुपीरियरिटी में विश्वास करना साइंटिफिकली गलत है और यह बायोलॉजिकल फैक्ट के बजाय सोशल कंडीशनिंग और प्रिजुडाइज का नतीजा है। भगत सिंह ने 1924 में महज 16 साल की उम्र में विश्व प्रेम नामक लेख लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि जब तक समाज में काला गोरा, सभ्य असभ्य, शासक शासित, धनी निर्धन, छूत अछूत आदि शब्दों का प्रयोग होता रहेगा, तब तक कहाँ विश्व बंधुता और कहाँ विश्व प्रेम। यह उपदेश स्वतंत्र जातियां कर सकती है, भारत जैसी गुलाम जाति इसका नाम नहीं ले सकती। यानी भगत सिंह ने विश्व प्रेम का संदेश दिया था, मतलब वे पूरे विश्व को एक परिवार समझते थे। लेकिन विश्व तो छोड़िए, क्या हम अपने देश में, अपने गांव में सबको समान समझते हैं और परिवार का हिस्सा मानते हैं? बिल्कुल नहीं। जो कास्ट बेस्ड सेंस ऑफ सुपीरियरिटी लोगों के मन में है, उसके कारण ही हम अक्सर ऐसे क्राइम्स के बारे में सुनते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB का डेटा बताता है कि 2022 में शेड्यूल कास्टिस के खिलाफ 57,000 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर किए गए, जो 2021 से 13% ज़्यादा थे, जिसमें फिजिकल असोल्ट, मर्डर, रेप और हरासमेंट के केसेस भी शामिल थे। सोशल बॉयकॉट और डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि दलित लोगों को मारा पीटा गया, उनका गांव से बहिष्कार कर दिया जाता है, या दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतारकर पीटा जाता है, या फिर स्कूल में दलित बच्चों को मारा जाता है, उन्हें गालियां दी गई और कास्ट के नाम से उनका मजाक उड़ाया गया। ये सब आम बात हो गई है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोगों को अपनी कास्ट
इतनी ज़्यादा सुपीरियर फील होती है कि उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई महान काम किया है उस कास्ट में जन्म लेने के लिए। बल्कि ये बात सब जानते हैं कि जिन चीज़ों पर हमारा जोर नहीं होता, ना हमें उन पर प्राउड या घमंड करना चाहिए और ना ही उन पर शर्म करनी चाहिए। भगत सिंह का सपना था कि इंसानियत सबसे ऊपर हो, ना कि कास्ट या रिलीजन। भगत सिंह ने इश्यू ऑफ अनटचेबिलिटी लेख में दलितों के नाम संदेश दिया था कि स्थिति तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक कि दलित कौमें अपने आप को संगठित न कर लें। भगत सिंह कहते हैं कि हम समझते हैं कि उनका अपने आप को संगठित करना और अपने बराबर अधिकारों की मांग करना एक बहुत आशाजनक संकेत है। इसीलिए हम मानते हैं कि उनके अपने जनप्रतिनिधि होने चाहिए जो उनके लिए अधिक अधिकार मांगे। हम साफ कहते हैं कि उठो अछूत कहलाने वाले असली जनसेवकों और भाइयों, उठो, अपना इतिहास देखो। गुरु गोविंद सिंह की फौज के असली शक्ति तुम ही थे। शिवाजी भी तुम्हारे भरोसे ही सब कुछ कर पाए, जिस कारण उनका नाम आज भी जिंदा है। तुम्हारी कुर्बानियाँ स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। अपना इतिहास पढ़ो। तुम हर दिन सेवा करके जनता के सुखों में वृद्धि करते हो और उनकी ज़िंदगी संभव बनाते हो। ये एक बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन अफसोस हम लोग इस एहसान को नहीं समझते। तुम पर इतना जुल्म हो रहा है, उठो, अपनी शक्ति को पहचानो, संगठनबद्ध हो जाओ। असल में स्वयं कोशिश किए बिना कुछ भी नहीं मिल सकेगा। कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अर्थात संगठनबद्ध हो जाओ और अपने पैरों पर खड़े होकर पूरे समाज को चुनौती दे दो। तब देखना कोई भी तुम्हारे अधिकार देने से इनकार करने की ज़रूरत न कर सकेगा। तुम दूसरों की खुराक बनने से बचना, दूसरों की मुंह की ओर न ताको, लेकिन ध्यान रहे कि नौकरशाही के झांसे में मत फंसना। ये तुम्हारी कोई सहायता नहीं करने वाली। यही पूंजीवादी नौकरशाही तुम्हारी गुलामी और गरीबी का असली कारण है, इसलिए तुम उसके साथ कभी न मिलना। तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम असली सर्वहारा हो, संगठनबद्ध हो जाओ, तुम्हारी कुछ हानि न होगी, बस गुलामी की जंजीरें कट जाएंगी। उठो और वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध बगावत खड़ी कर दो। धीरे धीरे होने वाले सुधारों से कुछ नहीं होगा। सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो और राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए अपनी कमर कस लो। तुम ही तो अपने देश के मुख्य आधार हो, वास्तविक शक्ति हो। सोए हुए शेरों, उठो और बगावत खड़ी कर दो। शहीद भगत सिंह जी ने मतलब महिलाओं के लिए आज़ादी और ये सोचा था कि मेरे महिलाएं भी मतलब सुरक्षित रहें और ये भी। पर हम देख रहे हैं गांव-गांव में जाकर काम करते हैं और वैसे भी महिलाओं के साथ रहते हैं, पर मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कई महिलाएं सुरक्षित हैं। देश में बाहर निकलती हैं या घर में लड़कियों पर पाबंदी इतनी है, घर में मतलब घर वाले डरते हैं उन्हें बाहर निकालने की वजह से कि समाज अच्छा नहीं है, लड़कियों को बुरी नज़र से देखा जाता है, भेदभाव आज भी है। पर क्या जो भगत सिंह जी ने सोचा था, बाबा साहिब ने सोचा था लेडीज़ के लिए, क्या वो अमर है? अभी भी कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता। पर कुछ भी थोड़ा। चलिए साथियों, अब बात करते हैं विमेंस इश्यूज़ की। आज के समय में हम देखते हैं कि महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, चाहे वो शिक्षा हो, खेल हो या राजनीति हो। लेकिन क्या सच में उन्हें वही अधिकार और सम्मान मिल रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए? समाज में महिलाओं के लिए बराबरी की बात होती है, लेकिन आज भी उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे घर के अंदर हो या बाहर की दुनिया में। जेंडर इक्वलिटी की तो बात होती है, लेकिन क्या ये हकीकत है? महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार, उनकी सुरक्षा की कमी और रोजमर्रा की जिंदगी में उनका संघर्ष आज भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। समाज की सोच ही सबसे बड़ी समस्या है। लड़कियों के प्रति जो नजर है, जो दकियानुसी सोच है, वही असल में समस्याओं की जड़ है। बचपन से ही लड़के और लड़कियों के लिए, खासतौर पर लड़कियों के लिए अलग अलग स्टीरियोटाइप्स और प्रिजुडाइजेस बना दिए जाते हैं कि लड़की सिर्फ ये काम करेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे बोलेगी। छोटी छोटी बातों से लेके बड़े बड़े डिस्क्रिमिनेशंस तक लड़कियों को हर मोड़ पर अलग चैलेंज का सामना करना पड़ता है। समाज का हर हिस्सा, चाहे मीडिया हो, ऑर्थोडॉक्स सोच, कंजर्वेटिव व्यूज या पुरानी मान्यताएं, और बॉलीवुड से लेकर टीवी सीरियल्स तक, इन सब का एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है जो लड़कियों के लिए और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये छोटी छोटी घटनाएं, जैसे सोशल मीडिया या सिनेमा में लड़कियों का गलत प्रदर्शन या लोगों की पुरानी सोच एक बड़ी समस्या बन जाती है। ये सिर्फ उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करने तक ही सीमित नहीं होती,
बल्कि ये सोसाइटी की सोच को और भी खराब करती है। रेपिस्ट एक दिन में नहीं बनता, उसे सोसाइटी ही तैयार करती है। इन छोटी छोटी चीज़ों का मिला जुला असर ही रेप जैसे हीनियस क्राइम को जन्म देता है। जब लड़कियों के प्रति समाज में एक गलत दृष्टिकोण से नज़र डाली जाती है, तब वहीं से ये क्राइम शुरू होते हैं। लेकिन यहीं पर भगत सिंह के विचार और उनके जीवन के कुछ किस्से हमें एक नया नज़रिया दे सकते हैं। उन्होंने हमेशा समानता और इंसानियत के लिए लड़ाई की थी और उनके विचार आज भी हमारे लिए प्रेरणा बन सकते हैं, जो हमें इन इश्यूज़ को समझने और सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं। समाज में बचपन से ही लड़का और लड़की के बीच फर्क बनाना शुरू कर दिया जाता है। छोटी सी उम्र में ही लड़कियों को ये सिखा दिया जाता है कि कैसे उठना बैठना है, कैसे चलना है, ज़्यादा तेज नहीं हंसना और अपने हर एक्शन को एक दायरे में रहते हुए ही करना है। वहीं दूसरी तरफ लड़कों के लिए ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। इसके बदले उन्हें ये ज़रूर कहा जाता है कि तू लड़कियों की तरह क्यों हंस रहा है या फिर लड़कियों की तरह क्यों भाग रहा है, और कि लड़के रोते थोड़ी है, लड़कियों की तरह रो क्यों रहा है। मतलब ये है कि लड़कियों की हर एक चीज़ को इन्फीरियर तरीके से दिखाया जाता है और लड़कों को सुपीरियर। इस तरह की अपब्रिंगिंग लगभग हर घर में होती है, जहां लड़का लड़की के बीच ये सोच का फ़र्क बना दिया जाता है कि एक बेहतर है तो दूसरा कमज़ोर। लेकिन ये प्रॉब्लम समाज की साइकोलॉजी में है। हमने एक ऐसी सोच बना रखी है जो लड़का और लड़की को अलग ढंग से देखना सिखाती है। अब एक किस्सा भगत सिंह के बचपन का देखते हैं। बचपन में सभी को अंधेरे से डर लगता ही है, तो बचपन में भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने भगत सिंह और उनसे 3 साल छोटी उनकी बहन बीबी अमर कौर को एक खास ट्रेनिंग दी थी। वह उन दोनों भाई बहनों को शाम के वक्त जब थोड़ा अंधेरा हो जाता था, लाहौर में ही उनके घर के पास ही एक खाली मकान था, वहाँ उन दोनों को ले जाकर और एकदम अंधेरे में उन्हें कहते थे कि दोनों अलग अलग किनारे पर जाओ, बिना आपस में मिले, और किनारों पर पहुंचकर मुझे आवाज़ देना, क्योंकि उस आवाज़ से मुझे पता चलेगा कि आपका डर दूर हुआ कि नहीं हुआ। तो भगत सिंह और बीबी अमर कौर उल्टी डायरेक्शंस में चलते हुए किनारों पर पहुंचते और वहां जाकर बोलते कि पिताजी हम पहुंच गए। इस प्रोसेस से, इस ट्रेनिंग से उनका अंधेरे का जो डर होता है वो बचपन में ही निकल गया था। तो हमें इस बात से ये सीख मिलती है कि बच्चों की कमज़ोरियां दूर करनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सभी को एक समान माहौल और परवरिश मिलनी चाहिए ताकि उनका माइंड करप्ट ना हो और बचपन से ही उनकी एक अच्छी सोच बने। लेकिन क्या घरों में ऐसा फॉलो किया जाता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। घर के काम काज को लेकर भी समाज ने एक रिजिड सिस्टम बना रखा है। लड़के को घर के काम सिखाने के बजाय उन्हें बाहर के कामों के लिए तैयार किया जाता है। घर के अंदर के काम जैसे खाना बनाना, सफाई करना और छोटे छोटे चोर्स वगैरह सब लड़कियां ही करती है और उनको ही सिखाया जाता है। लड़का चाहे कितना भी फ्री हो, उसे घर के कामों में हाथ बटाने की उम्मीद नहीं की जाती उससे। ये एक समाज की पुरानी और गलत सोच है जो जेंडर रोल्स को डिवाइड करती है। और देखा जाता है कि बाहर के जो भी काम है, जैसे कि बाजार से सामान लाना या किसी के घर जाकर कोई मैसेज पहुंचाना, किसी भी फंक्शन में कोई अरेंजमेंट्स करना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिर्फ लड़कों पर ही डाली जाती है। लड़कियों को इस तरह का एक्सपोजर नहीं दिया जाता। अब एक और मुद्दे पर नजर डालते हैं जो औरतों की जिंदगी में एक बोझ के रूप में सामने आता है। वो है घूंघट, बुर्का या हिजाब। किसी भी इंसान के पास 5 इंद्रियां होती है। इन्हीं की मदद से वो दुनिया को महसूस कर सकता है। आंखों से देखकर, नाक से सूंघकर, कानों से सुनकर, जीभ से टेस्ट करके और हाथों से स्पर्श करके, टच करके। घूंघट इन 5 में से 4 सेंसेस को रोक देता है। अब वो औरत ना दुनिया देख पाती है, ना सही से सुन पाती है और ना ही अपनी बात कह पाती है। इसका असर सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी होता है। फिर बात आती है कि औरतों को शादीशुदा होने का सबूत देना पड़ता है, जिस कारण उन्हें सिंदूर लगाना या मंगलसूत्र पहनना होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सिर्फ औरतों को ही क्यों अपने मैरिटल स्टेटस का प्रूफ देना होता है? क्यों नहीं आदमियों के लिए, पुरुषों के लिए भी ऐसी कोई निशानी होती? पहले के समय में जब लोगों से कुछ सवाल नहीं किया जाता था, तब लड़कियां यानी औरतें बिना किसी शिकायत के ये सब करती थी। और इतिहास में तो चलो फिर भी घूंघट वगैरह का स्थान समझ आता है,
लेकिन आज के समय में इन सब की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब जब लड़कियों ने सवाल उठाना शुरू किया कि सिर्फ हम ही क्यों, तो इसके जवाब में लोग कहते हैं कि ये तुम्हारे भलाई के लिए हो रहा है और इसके पीछे साइंस भी है। लोग कहते हैं कि सिंदूर लगाने से दिमाग तेज होता है, मंगलसूत्र से दिल का कनेक्शन बताते हैं कि इससे हार्ट हेल्थ अच्छी होती है, और पैरों की अंगूठियों से कुछ एक्यूप्रेशर का लिंक करके मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प होने की बात की जाती है। और इसी तरह लोग पर्दा करने के पीछे भी लॉजिक देते हैं। असल में घूंघट दोस्तों तब शुरू हुआ था जब विदेशी हमलावर संपत्ति एवं धन लूटने के अलावा लड़कियों को भी साथ ले जाया करते, तो उनसे बचाने के लिए स्त्रियों को चेहरा ढकना होता था। लेकिन आज के समय में ऐसा करना या किसी लड़की को जबरन पर्दे में बंद करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो मंगलसूत्र और सिंदूर के साइंटिफिक बेनिफिट बताए जाते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि स्यूडो साइंस है। इसका कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल रिसर्च नहीं है। ये सिर्फ आज के ज़माने का एक सुंदर सा जवाब है जो सबको खुश कर देता है। सच तो ये है कि यह सब रूढ़िवादी ताकतें औरतों की प्रोग्रेस को रोकते हैं, लेकिन फिर भी औरतें इनको करने में एक सेंस ऑफ प्राइड महसूस करती है। ये विचार जो समाज में घुसे हुए हैं, हमें इनको क्वेश्चन करना चाहिए और फिर अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकना चाहिए। भगत सिंह ने इस विषय पर एकदम स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रगति के लिए हर व्यक्ति को, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उन्हें पुरानी सोच को क्रिटिकली देखना होगा, उस पर सवाल उठाते हुए उसे चैलेंज करना होगा। रूढ़िवादी मान्यताएं इंसान और समाज को पीछे ले जाती है और ये सिचुएशन समाज के विकास में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। जब तक हम पुरानी परंपराओं का त्याग नहीं करते तब तक असली तरक्की संभव नहीं है। चलिए अब बात करते हैं मैरिज यानी शादी की। सबसे पहले जानते हैं कि भगत सिंह के मैरिज को लेकर क्या व्यूज थे। तो भगत सिंह ने अपनी जेल डायरी में नोट किया है कि मैं शादी में तो विश्वास करता हूँ, लेकिन मेरे लिए शादी का मतलब है कि एक आदमी का और एक औरत के बीच का प्यार का संबंध जो हार्मनी और कंपेनियनशिप में हो। अगर उनके बीच में प्यार नहीं है तो मैं उसे एक शादी नहीं समझता, बेशक उन्होंने मैरिज सेरेमनी की हो या नहीं। यानी भगत सिंह के लिए एक आदमी का एक औरत से प्यार ही असली शादी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे वो लिखते हैं कि मैरिज सेरेमनी सिर्फ एक पब्लिक डिक्लेरेशन है कि एक आदमी और एक औरत के बीच ये रिलेशन है, यानी सोसाइटी की तरफ से इस रिलेशनशिप की एक फॉर्मल रिकॉग्निशन है। भगत सिंह की जो ये शादी की सोच है, ये शादी के असली मूल्यों जो प्यार और कंपेनियनशिप है उस पर केंद्रित है। भगत सिंह ने एक जगह और अपनी जेल डायरी में लिखा है कि समाज में शादी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें मर्दों को अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल करने की एक लीगल और सोशल ऑथराइजेशन मिल जाती है। शादी औरतों की व्यवहारिक और सामाजिक स्थिति को कमज़ोर करने का एक जरिया है। भगत सिंह ये कह रहे हैं कि शादी के नाम पर जो सामाजिक ढांचा है वो महिलाओं को एक तरह से बंधन में बांधता है, जहां उनकी खुद की इच्छाएं और स्वतंत्रता को नज़रअंदाज किया जाता है। ये विचार भगत सिंह की सामाजिक भेदभाव, पैट्रियार्की और जेंडर इनइक्वालिटी के खिलाफ उनकी भावना को व्यक्त करता है। तान्या इवांस भी अपनी एक बुक विमेन, मैरिज एंड द फैमिली में ये बात साफ तौर से कहती है कि समाज में औरत को उसकी पति की प्रॉपर्टी समझा जाता है। और अब शादी से ही लिंक्ड एक और मुद्दे की बात करें तो वो है दहेज प्रथा और उससे रिलेटेड क्राइम्स। दहेज एक सामाजिक भेदभाव है जो लड़कियों को एक कमोडिटी के रूप में देखने की सोच को दर्शाता है। इसलिए दहेज लेना और देना गलत है, क्योंकि यह एक लड़की के मूल्यों को सिर्फ उसके परिवार के धन से जोड़ता है, ना कि उसके खुद की पहचान और उसकी काबिलियत से। और बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार भी हैं जहां पिता अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत करके पैसे जोड़ते हैं अपनी बेटी की शादी के लिए, जिसमें दहेज देना होता है। कभी कभी ये लोग चाहते भी हैं कि दहेज ना दें, लेकिन समाज के प्रेशर की वजह से वो इस फैसले को नहीं ले पाते। समाज का हर व्यक्ति दहेज लेने और देने में लगा होता है और ये एक कल्चर बन चुका है जहां ये सोचा जाता है कि जितना ज़्यादा दहेज दोगे उतना अच्छा है। जब अमीर लोग शादियां करते हैं और खूब पैसा खर्च करते हैं
तो इससे छोटे परिवार मतलब गरीब और मिडिल क्लास लोगों पर भी प्रेशर पड़ता है कि वो भी अपनी शादियों में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करें। ये ना सिर्फ उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ख़त्म कर देता है बल्कि उन्हें एक ऐसी रेस में डाल देता है जहां उन्हें समाज से रिकॉग्निशन चाहिए। इस प्रकार दहेज देने की प्रथा ना सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बल्कि समाज के लिए एक बड़ा संकट बन जाता है, क्योंकि फिर दहेज से संबंधित क्राइम्स भी होते हैं। एनसीआरबी के अनुसार 2022 में दहेज से संबंधित हिंसा के 7,000 से अधिक मामले रजिस्टर किए गए थे। इसमें फिजिकल वायलेंस, मेंटल टॉर्चर और कभी कभी लड़कियों की जान भी चली जाती है। लड़कियों को दहेज के लिए प्रेशर किया जाता है और उसमें उन्हें इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। ये ना सिर्फ उनकी खुशियों को छीनता है बल्कि उनकी खुद की आइडेंटिटी को भी ख़त्म कर देता है। दहेज के चक्कर में लड़कियों को कभी कभार अपने परिवार वालों से भी सपोर्ट नहीं मिलता। उन्हें कई बार सिर्फ इसलिए दहेज दिया जाता है ताकि वो प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मांगे। लड़कियों को वेल्थ का 5% दहेज के रूप में देकर और 95% जो वेल्थ और प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो उसका भाई यानी जो परिवार का बेटा है वो अपना अधिकार समझता है और उसको अधिकार दे दिया जाता है। अब बात करें डोमेस्टिक वायलेंस की, तो दुनिया में कोई भी इंसान अगर वायलेंस करता है तो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल पाने के लिए करता है। सबसे पहले लड़कियों को फाइनेंशियली वीक कर दिया जाता है, उनकी जॉब छुड़वाकर या उनको नौकरी करने का मौका ही ना देकर, और फिर उन पर कंट्रोल पाने के लिए उनके ऊपर वायलेंस किया जाता है। और अब ये वायलेंस भी अलग अलग तरीके से होता है, हर समाज में अपने हिसाब से, गाँव में अलग, शहरों में अलग। कहीं पर फिजिकल वायलेंस होता है तो कहीं पर फाइनेंशियल वायलेंस या फिर कहीं मेंटली हैरेसमेंट किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में किया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक साइकिल की तरह काम करता है। कुछ महीने नॉर्मल लाइफ चलेगी, फिर वायलेंस होगा, फिर कुछ महीने नॉर्मल लाइफ चलेगी, फिर से वायलेंस स्टार्ट हो जाएगा। इस दौरान लड़की अपनी स्वतंत्रता और खुद की पहचान खो देती है। उसका जज्बा, बलवान होना और खुद पर विश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। भगत सिंह ने इस विषय पर अपनी बहन बीबी अमर कौर को एक गुरुमंत्र बताया था। वो मंत्र गुरु तेग बहादुर जी का आखिरी संदेश है जो उन्होंने 9 साल के गुरु गोविंद सिंह जी को भेजा था। वो मंत्र है कि बल छुटक्यो बंधन पड़े, किशु न हो तु पाए, कहे नानक हरि के हाथ में जैसे गज को हुए सहाय। इसका मतलब है कि अगर आप बंधन में हो तो बलहीन हो, यानी आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप बस प्रेयर कर सकते हो या किसी और के सहारे की उम्मीद कर सकते हो। लेकिन फिर उससे अगली ही लाइन में है कि बल हुआ बंधन छूटे, सब कुछ हो तु पाए, नानक तुम्हारे हाथ में तुम ही होए सहाय। इसका मतलब है कि अगर तुम बलवान हो तो सारे बंधन से मुक्त हो सकते हो, लेकिन बलवान होना ज़रूरी है, और बलवान अगर बन गए तो किसी से प्रेयर करने की ज़रूरत नहीं है। भगत सिंह ने अपने जीवन में कई जगह बलवान बनने की बात करी है, और उनके लिए बलवान बनने का मतलब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ हासिल करना ही नहीं था। उनका कहना था कि सबसे पहले हमें अपनी कमजोरियों से मुक्त होना चाहिए। जो महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस से गुजर रही है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को बलवान बनाए। जब उनमें अपने अंदर की शक्ति का एहसास होगा तब उन्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हर समस्या का समाधान अपने बलबूते पर निकाल पाएंगी। ये एक प्रोसेस है जो पहले आपको समझना होगा, आपकी अपने हक के लिए आपको लड़ना होगा और किसी भी बंधन को तोड़ने की हिम्मत रखनी होगी। इसी विषय पर भगत सिंह ने लिखा है कि माई स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ओप्रेस्ड एंड माई करेज इज द करेज ऑफ द डेस्पिरेशन। वो कहते हैं कि मेरी शक्ति उनसे आती है जिन्हें दबाया गया है, और दबाने के बाद जो उनकी शक्ति निकलेगी वो मेरी स्ट्रेंथ है, और मेरा साहस उन लोगों की तकलीफ और निराशा से पैदा होता है। डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान महिलाओं के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। जब आपके ऊपर वायलेंस हो रहा हो तब आपका दर्द और आपकी तकलीफ आपको एक शक्ति देती है। आपकी हिम्मत आपको आपके अधिकारों के लिए लड़ने की हिम्मत देती है। भगत सिंह ने कहा था कि द ग्रेट आर ग्रेट बिकॉज वी आर ऑन आवर नीज, लेट अस राइज। महान जो महान बना हुआ है वो इसलिए महान है क्योंकि हम अपने घुटनों पर है, चलो हम उठ खड़े हों।
आप डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ खुद को खड़ा कर सकती हो और अपने लिए एक नए जीवन की शुरुआत कर सकती हो। अब बात करते हैं फीमेल फिटिसाइड, सेक्स सेलेक्टिव जेंडर प्रेफरेंस और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। तो ये इश्यूज हमारे समाज में डीपली रूटेड है। फीमेल फिटिसाइड और सेक्स रिकॉग्निशन टेस्ट हमारे देश में इलीगल है, लेकिन उसके बावजूद ये सब काफ़ी इजीली हो जाते हैं। लॉज होने के बाद भी लोग रास्ते निकाल लेते हैं और डॉक्टर्स के साथ मिलकर इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन कराते हैं, ताकि अगर लड़की हो तो फिटिसाइड कर सके। लोग अक्सर लड़का चाहते हैं क्योंकि समाज में धारणा बनी हुई है कि लड़का हमारा वंश आगे बढ़ाता है और लड़की तो शादी करके दूसरे घर चली जाती है। बहुत सारे परिवारों को लगता है कि लड़की शादी के बाद प्रॉपर्टी का हिस्सा भी मांगेगी और फिर फाइनेंशियल बर्डन बनेगी। ऊपर से शादी के खर्चे भी लड़कियों के पेरेंट्स को ही उठाने पड़ते हैं, जो उन्हें लगता है कि हमारे लिए एक इकोनॉमिक डिसएडवांटेज है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हर साल 5 लाख लड़कियां बर्थ से पहले ही मार दी जाती है और कुछ जगह तो फीमेल चाइल्ड रेशियो अलार्मिंग लेवल्स तक गिर गया है। एनसीआरबी और सेंसस डेटा के अकॉर्डिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लड़कियों के लिए ज़्यादा हाई है, क्योंकि लड़कों को प्रेफरेंस मिलती है हर जगह, हेल्थ केयर और अटेंशन तक में। ये माइंडसेट और सोसाइटी प्रेशर सिर्फ एक रिग्रेसिव कल्चर को बढ़ावा देते हैं, जिसमें लड़कियों को इक्वल राइट्स या अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। इन सब में एक मेंटल कंडीशनिंग होती है जो जेंडर रोल्स को प्रमोट करती है और हमारे समाज में पैट्रियार्कल सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। भगत सिंह बिल्कुल इस तरह के व्यवहार के खिलाफ थे। उन्होंने हमेशा इक्वालिटी और फ्रीडम की बात की और उनके प्रिंसिपल्स से हमें ये सीखना चाहिए कि जब तक हम ये जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं रोकेंगे, तब तक एक इक्वल सोसाइटी नहीं बना पाएंगे। इसीलिए फीमेल फिटिसाइड और सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन जैसी प्रैक्टिसेस को हम सबको मिलकर इन प्रैक्टिसेस को ख़त्म करना होगा और लड़की को भी वही इज्जत देनी होगी जो एक लड़के को मिलती है। बस बराबरी का हक देना होगा। उसको देवी का रूप बनाकर पूजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बस एक ज़्यादातर मामलों में ढोंग ही होता है। दोस्तों, अब तक हमने काफ़ी सीरियस मुद्दों पर चर्चा की है, लेकिन अब एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो हर किसी की ज़िंदगी से जुड़े होने के बावजूद हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। शादी का इंस्टीट्यूशन। एक शादी होने के प्रोसेस में, मतलब सेरेमोनियल फंक्शन में, मेल्स और फीमेल्स के बीच क्या अंतर दिखता है, हम इसको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम पैट्रियार्की, जेंडर रोल्स और सोशलाइजेशन की बात करेंगे। ये सब समझने से हमें ये पता चलेगा कि शादी के इस त्योहार में किस तरह से जेंडर के आधार पर अलग अलग रोल्स तय किए जाते हैं। शादी, जो अपने आप में एक त्योहार के रूप में मनाई जाती है, भारत में एक कल्चरल इवेंट से कम नहीं होती। ये एक ऐसा अवसर है जिसमें कई दिनों तक लगातार बहुत सारी एनर्जी, पैसा और समय का इन्वेस्टमेंट होता है। अब वो सही है या नहीं, ये एक अलग डिबेट है। मैं आपको भगत सिंह का पर्सपेक्टिव ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उनके लिए शादी सिर्फ 2 इंसान का प्यार है। लेकिन हम शादी के पूरे प्रोसेस को देखें तो ये समझ आएगा कि शादी के हर काम में लड़के और लड़कियों के रोल अलग अलग होते हैं और ये अंतर सिर्फ और सिर्फ परंपरागत सोच का परिणाम है। शादी की तैयारियों में जितने भी बाहर के काम हैं, चाहे वो वेन्यू बुक करना हो, टेंट का इंतज़ाम करना हो, कैटरिंग वाले से बात करनी हो, या इस तरह की जितनी भी अरेंजमेंट्स होती है, ये सारी जिम्मेदारियां लड़के ही संभालते हैं। शादी वाले दिन भी लड़के ही बाहर जाकर सारे काम करते हैं, सामान लाना, ले जाना वापस, वेंडर से बात करना और ये सब इंश्योर करना कि सब ठीक से हो रहा हो। दूसरी तरफ लड़कियों का रोल ज़्यादातर घर के अंदर के कामों तक ही सीमित रहता है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा गीत गाने और रस्में निभाने, वो भी बड़ी उम्र की करती है। बाकी जो कम उम्र की लड़कियां हैं, जवान, उनका रोल बस मेकअप करना, जीजा के जूते चुराना, रिबन कटवाना या फिर पैसे मांगने तक होता है। लेकिन अब बात जो समझने की है वो यह है कि इनमें से कोई भी काम उन्हें शादी की जो जिम्मेदारियां होती है उनसे डायरेक्टली नहीं जोड़ता, लेकिन मतलब सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के रूप में जोड़ता है।
शादी में जब दोनों परिवार आप साथ बैठते हैं किसी भी इम्पोर्टेंट रस्म के लिए, जैसे कि सगाई, मिलनी या विदाई, तो उन सब में भी सिर्फ आदमी मौजूद होते हैं और हर तरह के फैसले आदमी लेते हैं। इसके अलावा जब बच्चा पैदा होने के बाद का जो फंक्शन होता है, जिसमें माँ के घर से जो सामान आता है, इसमें भी एक स्पेसिफिक पैटर्न दिखाई देता है। जो वहाँ सभा होती है, यानी जो लोग वहाँ इस सामूहिक सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं एक स्वीकृति दिलाने के लिए समाज में, उसमें सब डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप के रोल ज़्यादातर आदमियों के पास होते हैं। मैं यहाँ इन रस्मों को सपोर्ट नहीं कर रहा। ये रीति रिवाज समाज से खत्म होनी चाहिए या नहीं, वो एक अलग डिबेट है। जो बात मैं यहाँ उठा रहा हूँ वो ये है कि जितने भी ये सामाजिक कार्यक्रम और रस्में होती है, इसमें औरतों की भूमिका लगभग ना के बराबर होती है। हर तरह के कल्चरल इवेंट्स में औरतें बस एक फॉर्मल एंटिटी के रूप में होती है, जबकि पावर और फैसले करने का हक सिर्फ आदमियों के पास होता है। अगर इन रस्मों और कल्चर में कोई रूढ़िवादी चीज़ें हैं जो महिलाओं के खिलाफ है, तो उन्हें औरत खुद ही समाज से निकाल कर फेंकेंगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब महिलाओं को डिसीजन मेकिंग की भी पावर दी जाए, जब उनकी भागीदारी को समाज स्वीकार करे। एक बात और मैं यहाँ बता दूँ कि ये सारी बातें मैं नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत को ही केंद्र में रख के कर रहा हूँ, जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, हिमाचल प्रदेश, मतलब इन सब एरियाज़ को ही, क्योंकि इन एरियाज़ का मोस्टली कल्चर, ट्रेडिशन और उनमें महिलाओं की भागीदारी लगभग सेम है। लड़कियों का और महिलाओं का कल्चरल इवेंट्स में कोई बाहर का रोल नहीं होता। इसके अलावा शादी की तैयारियों में भी जितने फिजिकल टास्क होते हैं, जैसे शादी से रिलेटेड किसी भी तरह का सामान हो, चाहे वो चेयर, टेबल, सिलेंडर वगैरह, ये लाना हो और इनका सही तरह से अरेंजमेंट करना हो, या फिर खाने का कोई अरेंजमेंट हो, जितने मेहमान आते हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था करना, ये सब लड़के ही करते हैं। इस तरह का कोई भी काम लड़कियां नहीं करती। कहने का मतलब है कि उनको मौका ही नहीं दिया जाता। तो इसके आर्गुमेंट्स में लोग कहते हैं कि ये काम इसलिए उनको नहीं करने दिया जाता क्योंकि उनकी फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम है। ये एक बहुत ही सुपरफिशियल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि लड़के भी कोई ये सारे काम अकेले नहीं कर लेते, वो भी 3 या 4 लड़के साथ मिलकर ही करते हैं। अगर इसी तरह लड़कियां भी शादी में 3 या 4 लड़कियां साथ मिलकर टीम बनाकर ये काम करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर ऐसे भी किया जा सकता है कि 2 लड़के और 2 लड़कियां साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जिससे जेंडर इक्वलिटी का भी भाव बढ़ेगा। और शादी या किसी भी ऐसे सामाजिक फंक्शन में सिर्फ फिजिकल मेहनत के ही काम नहीं होते, बल्कि दिमाग के भी काम होते हैं। जैसे कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, बच्चों को गाइड करना होता है कि कौन क्या काम करेगा। इस तरह के काम भी लड़कियां आसानी से कर सकती है। कुछ हिसाब भी रखना होता है कि बाहर से कितने रुपए का सामान आया है और किसे कितने रुपए देने हैं, और खाने की व्यवस्था करना, मेहमानों के लिए पानी की व्यवस्था करना, इस तरह के काम भी लड़कियां आसानी से कर सकती है। अब लोग कहते हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता लड़कियों के पास, वो इन कामों को बिगाड़ देगी और केओस हो जाएगा। तो यही मेरा पॉइंट है कि उन्हें एक्सपीरियंस दिया ही नहीं जाता, जिस कारण वो सामाजिक कार्यों से एकदम वंचित रह जाती है और वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां नहीं समझ पाती, क्योंकि उनको ये सब सीखने का कभी मौका ही नहीं मिलता। दूसरी बात ये भी है कि जो लड़के अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि शादियों में लड़के दारू वगैरह पीकर लड़ाइयाँ करते हैं या फिर धन की बर्बादी करते हैं। इस तरह के काम में इन्वॉल्व होना लड़कों की गैर जिम्मेदारी और महज दिखावा करना होता है। इसमें कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो असल बात यह है कि जेंडर के आधार पर शादी में जितने भी रोल हैं लड़का और लड़की के, वो एक बड़े संकट को दर्शाते हैं, क्योंकि ये एक भेदभाव शो करता है कि हम लड़कियों को इक्वल जिम्मेदारी देने में फेल हो जाते हैं। और ये भी है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके अंतिम संस्कार के जितने भी काम होते हैं वो सब भी आदमी ही करते हैं। औरतों का काम केवल शोक व्यक्त करना और घर में रहना ही होता है। वो शमशान घाट भी नहीं जा सकती। ये पूरा प्रोसेस पुरुष प्रधान होता है, जिसमें महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं होती। सर, लड़कियां हैं मेरे साथ की, कुछ पढ़ भी नहीं पाती, उनके सपने बड़े बड़े हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल पाती। ये सब क्यों है फिर? लेकिन बड़ी बात यह है कि लड़कियां हर सेक्टर में अपना बेस्ट दे रही है, चाहे उन्हें लड़कों जितना एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटीज़ ना मिली हो, उसके बाद भी स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, एजुकेशन के हर फील्ड में
लड़कियां आगे बढ़ रही है, इसके लिए उनकी तारीफ बनती है, क्योंकि ये दिखाता है कि लड़कियां किसी भी तरह किसी से कम नहीं है। अगर उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटीज दी जाती तो वो और भी ज़्यादा अच्छा करती। हमारी बहनें और भाई इकट्ठे होंगे तो अपनी बात मंचों पे कहेंगे, इस वजह से जो है भगत सिंह का सपना हम लोग पूरा करेंगे। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा के घोषणा पत्र में कहा था कि राष्ट्र निर्माण के लिए हजारों अज्ञात स्त्री पुरुषों के बलिदान की आवश्यकता होती है, जो अपने आराम, स्वार्थ और प्रियजनों के प्राणों से ज्यादा देश की चिंता करते हैं। ये लाइन दिखाती है कि भगत सिंह ने लड़का और लड़की दोनों को राष्ट्र निर्माण यानी नेशन बिल्डिंग के लिए बराबर समझा था। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि सिर्फ लड़के ही देश के लिए कुछ कर सकते हैं, बल्कि ये कहा कि दोनों लड़के और लड़की दोनों साथ मिलकर ही देश को मजबूत बनाएंगे। उन्होंने जब नौजवान भारत सभा बनाई थी तो उसका एक बड़ा एजेंडा ये था कि जेंडर के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। भगत सिंह का सपना था कि देश के जवान, चाहे लड़के हों या लड़की, एक साथ आगे बढ़ें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें और पीड़ित मानवता के उद्धार के लिए खुद को समर्पित करें। अब एक और इम्पोर्टेंट इशू पर बात करते हैं, जिसके कारण बहुत से लोगों को वो सब झेलना पड़ता है जिसकी उन्होंने कोई गलती नहीं की होती। फेक फेमिनिज्म। इसका मतलब है कि लोग फेमिनिज्म के असली प्रिंसिपल का गलत यूज करते हैं। वो एक्चुअल जेंडर इक्वालिटी के लिए स्टैंड नहीं लेते। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि जैसे पहला, फेक एक्यूजेशंस। बहुत जगहों पर देखने को मिलता है कि लड़कियां झूठी कंप्लेंट्स या एक्यूजेशंस फाइल करती है अगेंस्ट मैन। ये असली हरेसमेंट के केसेस का मजाक बना देती है। दूसरा, सेलेक्टिव इक्वालिटी। ऐसे लोग जो सिर्फ तब इक्वालिटी मांगते हैं जब उनको फायदा हो, जैसे कि इक्वल राइट्स मांगना बट रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना। तीसरा, प्लेइंग द विक्टिम। कुछ लड़कियां विक्टिम बनने का नाटक करती है सिंपैथी या अटेंशन के लिए, इवन जब उनका ऑपरेशन रियल नहीं होता। चौथा, पावर डायनामिक्स। ऑपरेशन के नाम पर कंट्रोल या सुपीरियोरिटी बनाए रखना। अब हम भगत सिंह की जिंदगी का एक किस्सा देखेंगे जो विमेन एम्पावरमेंट के साथ टॉलरेंस का एग्जाम्पल सेट करता है विदाउट सपोर्टिंग फेक फेमिनिज्म। एक बार भगत सिंह की सिस्टर बीबी अमर कौर रेगुलरली दुर्गा भाभी के घर जाया करती थी, जो एक क्रांतिकारियों का अड्डा ही था। भगत सिंह ने खुद अपनी बहन को कहा था कि वो दुर्गा भाभी के घर जाकर क्रांतिकारियों की मदद करे, वहां से संदेश पहुंचाए और कुछ संदेश वहां से लेकर आए। लेकिन भगत सिंह की चाची हुकुम कौर इससे नाराज हुई और उन्होंने बीबी अमर कौर को कहा कि वहां तुम ना जाओ, क्योंकि इतनी देर तक तुम्हारा वहां रहने का क्या मतलब है, वहां बहुत सारे लड़के आते हैं। असल में चाची एक ट्रेडिशनल सोच वाली थी, इसलिए उनको ये सब गलत लगता था। जब भगत सिंह को ये बात पता चला तो वो बहुत घबराए और उन्होंने अपनी बहन को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी कि अगर अमरो, मैंने कभी सुना कि तू गलत रास्ते पर चल रही है तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। ये बात उन्होंने इसलिए कही ताकि बहन को समझ आए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है। हालांकि भगत सिंह की बहन यानी बीबी अमर कौर जी काम के लिए ही दुर्गा भाभी के घर जाती थी, लेकिन फिर भी भगत सिंह ने बड़े भाई होने के नाते उसे एक बार डांटा। साथ ही भगत सिंह ने अपनी चाची से कहा कि अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो 7 कोठड़े बनाकर इसको अंदर बंद कर दो, फिर ये किसी से नहीं मिल पाएगी। ये भगत सिंह का एक सरकास्टिक तरीका था ये दिखाने का कि औरतों को कंट्रोल करना सोल्यूशन नहीं होता। और फिर अपने जीवन के आखिरी समय तक बीबी अमर कौर रिवोल्यूशनरी काम करती रही बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। भगत सिंह या परिवार के किसी भी सदस्य ने उन्हें नहीं रोका। ये स्टोरी दिखाती है कि भगत सिंह विमेन की फ्रीडम के पक्ष में थे, बट विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। भगत सिंह का अप्रोच जो है वो ट्रू फेमिनिज्म को रिफ्लेक्ट करता है। वो चाहते थे कि औरतें आज़ाद और इंडिपेंडेंट हो, लेकिन उनको अपनी एक्शन की जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। फेक फेमिनिज्म, जहां फ्रीडम का मिसयूज होता है, वहां भगत सिंह की ये सोच विमेन एम्पावरमेंट को समझदारी से बैलेंस करती है। और ऐसा नहीं है कि भगत सिंह ने सिर्फ अपनी बहन को ही समझाया। भगत सिंह ने फांसी से अपने 20 दिन पहले अपने छोटे भाई जो उनका नाम कुलतार सिंह था, उनके नाम एक आखिरी पत्र भेजा जिसमें उन्होंने 3 संदेश उनको दिए। भगत सिंह कहते हैं कि हौसले से रहना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना और मेहनत से पढ़ाई करना। ये 3 संदेश मैं समझता हूं कि सबको अपनाने चाहिए, ये समझ के कि भगत सिंह ने आपको ये 3 बातें बोली है।
अब बात करते हैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का मतलब होता है कि जब एक मेल अपनी मैस्कुलिनिटी को गलत तरीके से दिखाता है, पावर और डोमिनेंस के नाम पर अग्रेशन और कंट्रोल, सुपीरियोरिटी की फीलिंग के साथ। इसमें इमोशनल सप्रेशन और जेंडर रोल का सप्रेशन भी शामिल होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अग्रेशन तो मेल का यानी मेल्स का नेचुरल ट्रेट है, लेकिन ये सच नहीं है। मेल अग्रेशन के बारे में ये लोगों का ये कहना है कि मेल्स आर नेचुरली एग्रेसिव। ये एक स्टीरियोटाइप है जो समाज ने बनाया हुआ है। हर मेल को अग्रेसिव होने का प्रेशर नहीं होना चाहिए, और ना ही ये चीज़ ये शो करती है कि वो कितना स्ट्रोंग है और कि वो कितना बड़ा मर्द है। भगत सिंह से बड़ा मर्द भला कौन हो सकता है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपनी आइडियल्स और प्रिंसिपल्स के लिए लड़ते हुए बिताई, लेकिन उनका बिहेवियर कभी भी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी से जुड़ा नहीं था। भगत सिंह के अंदर अग्रेशन था, लेकिन वो अपने आइडियल्स और समाज में हो रहे भेदभाव के खिलाफ था, और उन्होंने कभी भी अपने अग्रेशन को औरतों पर या किसी कमज़ोर इंसान पर नहीं निकाला। उन्होंने कभी औरतों को अपने से कम नहीं समझा, बल्कि उन्होंने फाइट फॉर फ्रीडम में औरतों को इक्वली समझा। भगत सिंह का एग्जाम्पल ये दिखाता है कि मैस्कुलिनिटी का मतलब स्ट्रेंथ और करेज है, जो सबके प्रति रिस्पेक्ट से होता है, ना कि वॉयलेंस और कंट्रोल के जरिए। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ये प्रमोट करती है कि मेल्स को अपने इमोशंस को दबाना चाहिए और अग्रेशन को एक पावर की तरह दिखाना चाहिए, लेकिन भगत सिंह ने अपने एक्शन से ये प्रूव किया कि असली मर्द वो है जो समझदारी और इक्वालिटी के साथ अपने एक्शंस करता है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का अल्टरनेट है, जहां मर्द होने का मतलब स्ट्रॉन्ग होना, कंपैशनेट होना, ये सब है, बिना किसी को दबाए या उसे इन्फीरियर समझे। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि अग्रेशन एक नेचुरली मेल ट्रेट नहीं है, बल्कि एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। और अगर भगत सिंह जैसे रिवोल्यूशनरीज को देखा जाए तो उनका एग्जाम्पल ये बताता है कि मर्द होने का मतलब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ या कंट्रोल नहीं, बल्कि ट्रू मैस्कुलिनिटी का मतलब रिस्पेक्ट, इक्वालिटी और ह्यूमैनिटी है। अब बात करते हैं सिनेमा और सोशल मीडिया की। बॉलीवुड, टीवी सीरियल्स और सोशल मीडिया का खास तौर से हमारे जीवन पर बहुत खास और बड़ा इम्पैक्ट होता है। इनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये हमें लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करने पर मजबूर कर देते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स अक्सर लड़का और लड़की के बीच का अंतर दिखाते हैं, जिससे हमें गलत संदेश मिलता है। सिनेमा में औरत को या लड़की को ओवर सेक्सुअलाइज्ड करके दिखाया जाता है और एक तरह से सॉफ्ट पोर्न का फॉर्म ले लेता है वो। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि इस तरह के पोर्ट्रेल्स यंग माइंड को करप्ट करते हैं। मूवीज़ और कहानियाँ दिखाती है कि लड़कियाँ एक ना एक दिन आपका जो प्रपोजल है वो ज़रूर एक्सेप्ट करेगी और आपको उनके पीछे काफ़ी लंबे समय तक भटकना चाहिए। इस तरह की फिल्म्स दिखाती है कि अगर लड़की मना भी कर दे तो भी अलग अलग तरीके से उन्हें इम्प्रेस किया जा सकता है, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। मुझे भी ये बात समझने में 7-8 साल लग गए और लंबे समय तक मैं इसका शिकार बना रहा, पर बाद में मुझे समझ आया कि रियल वर्ल्ड मूवीज़ से अलग होता है, क्योंकि लड़की भी एक ह्यूमन बीइंग है। उनकी अपनी खुद की सोच और डिसीजंस है, जिनका हमें सम्मान करना चाहिए। अब भगत सिंह की बात करते हैं। उन्होंने सुखदेव के नाम एक पत्र में सिनेमा के बारे में कुछ खास बातें कही थी। भगत सिंह कहते हैं कि जो सिनेमा में दिखाया जाता है वो असली प्यार नहीं होता। लड़कियां अक्सर पाशविक वृत्तियों के हाथ में खेलती है, जहां सिर्फ उनके शरीर से प्यार किया जाता है। भगत सिंह इसे एनिमल पैशन कहते हैं, जो सिर्फ अट्रैक्शन होता है, असली प्यार नहीं। उनका कहना है कि प्यार कभी किसी पर थोपा नहीं जा सकता, ये नेचुरली होता है, कब कोई कह नहीं सकता। भगत सिंह ये भी कहते हैं कि लड़का और लड़की प्यार कर सकते हैं और अपने प्यार के सहारे अपने इमोशन से ऊपर उठ सकते हैं, अपनी पवित्रता कायम रख सकते हैं, लेकिन असली प्यार तब होता है जब हम इसे सिर्फ एक इंसान तक सीमित करके नहीं देखें, बल्कि इसे विश्वव्यापी यानी यूनिवर्सल बना दें। हमें सबसे प्यार करना चाहिए, सबके लिए दिल में हमदर्दी होनी चाहिए। भगत सिंह का ये सोचना है कि जब एक इंसान अपने इमोशंस जैसे लव और हेट्रेड पर काबू पा लेता है और अपने प्यार को ह्यूमैनिटी के नाम समर्पित कर देता है, तब वही सही मायने में प्यार होता है। ये सोच हमें बताती है कि प्यार सिर्फ एक पर्सनल फीलिंग नहीं,
बल्कि एक विश्वव्यापी जज्बात होना चाहिए जिसे सभी इंसानों के लिए समर्पित किया जा सके। भगत सिंह के विचार सेक्स को लेकर काफ़ी प्रोग्रेसिव और समाज के ऑर्थोडॉक्स सोच से अलग थे। उन्होंने कहा था कि ये कितने दुख की बात है कि हमारे युवा इस पुरानी सोच से घिरे हुए हैं कि सेक्स में कुछ शर्म या पाप है, जबकि ये प्यार और जज्बात से किया जाए तो एक नेचुरल और अच्छी चीज़ है। भगत सिंह ने कहा कि सेक्स एक बायोलॉजिकल फैक्ट है, ये वैसा ही है जैसा कि खाने की भूख लगना, तो इसको लीगल या इलीगल या फिर मोरल या इमोरल समझना गलत होगा। जैसे भूख को कानून से कंट्रोल नहीं कर सकते, वैसे ही सेक्स को भी नहीं कर सकते। भगत सिंह ने ज़रूर माना कि सेक्स एक नॉर्मल और नेचुरल चीज़ है, लेकिन ये तभी मीनिंगफुल है जब दो लोगों के बीच प्यार, जज्बात और कंसेंट हो। कंसेंट का मतलब है दोनों लोगों का पूरी तरह से तैयार होना। अगर किसी एक इंसान को फोर्स किया जाए या उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ किया जाए तो ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब भगत सिंह ने प्यार और कंसेंट को सबसे ज़रूरी माना। समाज में जो बड़ी समस्या है वो ये है कि लोग सेक्स को एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और शर्म की बात समझते हैं। हमारे युवाओं को सेक्स एजुकेशन नहीं मिलती और ये ना होने के कारण लोग गलत सोच और गलत सोर्सेज जैसे पोर्नोग्राफी का सहारा लेते हैं। पोर्न में लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है जिसमें उनके साथ वॉयलेंस होता है और ये देखने से लोगों के दिमाग में गलत सोच पैदा होती है। आज हमारे समाज में सेक्स एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे समाज में सेक्स को लेकर बहुत गलत धारणाएं हैं जिसे हम तभी दूर कर सकते हैं जब हम लोगों को सही एजुकेशन दें। सेक्स एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को समझना, हालांकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन उसके अलावा कंसेंट, इमोशनल बॉन्डिंग और हेल्दी रिलेशनशिप्स की समझ देना भी ज़रूरी है। अगर हम अपने बच्चों को इन सब के बारे में खुले तौर पर सिखाएंगे तो उनके दिमाग में जो गलत धारणाएं हैं वो ख़त्म हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब लोग सेक्स एजुकेशन नहीं पाते तो वो गलत जगह से जानकारी लेते हैं, जैसे पोर्नोग्राफी। पोर्न को देखकर अक्सर लोग समझते हैं कि सेक्स सिर्फ फिजिकल एक्ट है और ये सोच ये बताती है कि लड़कियों को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना ठीक है। इस तरह के कंटेंट में जो वॉयलेंस और ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है वो एक अनहेल्दी माइंडसेट को बढ़ावा देता है, जिससे लोग इमोशंस और प्यार से दूर हो जाते हैं। इसका असर ये होता है कि कई बार लोग ऐसे एक्ट करते हैं जो रेप कल्चर को प्रमोट करते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि भगत सिंह सेक्स को एक बायोलॉजिकल फैक्ट मानते थे, पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि किसी के ऊपर फोर्स करना सही है। आज भी हमारे समाज में लोग कंसेंट का मतलब नहीं समझते। मैरिटल रेप आज भी एक बड़ी समस्या है जिसे क्राइम समझा तक नहीं जाता। इसीलिए सेक्स एजुकेशन की ज़रूरत हर घर, हर स्कूल, हर जगह है। इस एजुकेशन से लोग अनहेल्दी प्रैक्टिसेस और गलत सोच से दूर रहेंगे और एक बेटर, मोर रिस्पेक्टफुल अप्रोच डेवलप करेंगे टुवर्ड्स रिलेशनशिप। भगत सिंह के विचार आज भी रेलेवेंट है। हमें अपने समाज को एजुकेट करना होगा ताकि गलत सोच और टैबूज को हम हमेशा के लिए ख़त्म कर सकें। महिलाओं की जो स्थिति देख रहे हैं वो आज भी बंदिशों में है और महिलाओं के ऊपर हिंसाएं लगातार हो रही है। अब लास्ट में बात करते हैं समाज में हो रहे हीनियस क्राइम जैसे कि रेप, एसिड अटैक या कोई बड़ा क्राइम विमेन के अगेंस्ट। ये टॉपिक मैंने लास्ट में इसलिए चूज किया है क्योंकि कोई भी इंसान एक दिन में रेपिस्ट या एसिड अटैकर नहीं बन जाता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसकी सोच को करप्ट करने में भूमिका निभाती है। घर का एनवायरनमेंट, दोस्तों का इन्फ्लुएंस, सोसाइटी के अंदर जेंडर की जो डिफरेंसेस है वो, और मीडिया का इम्पैक्ट। हमने पहले भी बात की थी कि लड़कियों के साथ जो इनइक्वालिटी का सिलसिला है वो कहाँ कहाँ शुरू होता है, जैसे फीमेल फिटिसाइड, डोमेस्टिक वॉयलेंस और ऑब्जेक्टिफाइंग करना विमेन को मीडिया के अंदर। ये सब उस माइंड को डेवलप करता है जो आखिरी में हीनियस क्राइम जैसे रेप और एसिड अटैक में बदल जाता है। लेकिन सिर्फ सोसाइटी को दोष देना काफ़ी नहीं है। जो भी इंसान ऐसे क्राइम करता है उसकी अपनी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसके लिए उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, जैसे कि डेथ पेनल्टी फॉर रेपिस्ट और एसिड अटैकर्स। ये सरकार का काम है कि वो इन चीज़ों पर ध्यान रखे और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा ज़रूर दिलाए, वो भी समय रहते हुए, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।
और साथ में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घर से, अपनी सोसाइटी से सुधार लाएं। भगत सिंह भी ये समझते थे कि अगर हमारी सोसाइटी ट्रूली प्रोग्रेसिव हो जाए तो ना सिर्फ लड़का लड़की बराबर होंगे, बल्कि हम एक बेहतर देश बनाएंगे जिसमें ऐसे क्राइम्स के लिए कोई स्थान नहीं होगा। भगत सिंह को पता था कि एक इंसान की सोच तब तक नहीं बदलेगी जब तक हम समाज में बराबरता नहीं लाएंगे। इसीलिए उन्होंने इक्वलिटी की बात की थी लड़के और लड़की के लिए। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक इस तरह का समाज बनाए जहां इंसान के अंदर इंसानियत हो और सबको रिस्पेक्ट दी जाए, चाहे वो कोई भी जेंडर हो। जिस दिन ये बदलाव हम अपने अंदर लाने लगेंगे, उसी दिन ये हीनियस क्राइम्स भी खत्म हो जाएंगे। अब बात करें कम्युनल राइट्स की, तो इंडिया में पिछले कुछ सालों में कम्युनल वायलेंस की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई है। ये दंगे अलग अलग राज्यों और समुदायों के बीच बढ़ रहे हैं, जो देश की कम्युनल हार्मनी को सीरियस थ्रेट बना रहे हैं। शुरुआत करते हैं मणिपुर से, जहां 2023 में कुकी और मीती कम्युनिटीज़ के बीच में एथनिक क्लैशेस हुए थे। इन लड़ाइयों में कई लोगों की जान गई और हज़ारों को अपने घर छोड़ने पड़े। इन एथनिक राइट्स को कम्युनल ताकतों ने भी भड़काया, जिसमें रिलीजियस और पॉलिटिकल एजेंडाज भी इंक्लूड थे। अगर सरकार ने सही समय पर एक्शन लिया होता तो बात इतनी आगे ना बढ़ती। इसके अलावा 2023 में ही नूह हरियाणा में कम्युनल वायलेंस देखने को मिला। फिर हरियाणा में ही गायों की तस्करी के मामले भी सामने आए और फिर कानून को अपने हाथ में लेकर कुछ समाज के ठेकेदारों ने गाय तस्करों को पकड़ना और मारना शुरू किया, जिसमें जाने अनजाने में कई मासूम लोगों की भी जान गई। इसके अलावा बिहार के नालंदा में हुए दंगों को भी अगर देखें तो पता लगता है कि कैसे एक छोटे से कम्युनल डिस्प्यूट को एक बहुत बड़ा इशू बनाकर दंगा करवा दिया जाता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम क्लैशेस के दौरान बहुत हिंसा हुई और गवर्नमेंट को कर्फ्यू लगाना पड़ा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। इनके अलावा बांग्लादेश में भी अभी कम्युनल वायलेंस देखा गया, जिसमें हिंदू माइनॉरिटी पर अटैक हुआ। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और प्रोटेस्ट के दौरान हिंदू टेम्पल्स और घरों को टारगेट किया गया और ये वायलेंस अब एक इंटरनेशनल कंसर्न बन चुका है। ये क्लियरली एक कम्युनल इशू है जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को मारना या भगाने जैसे तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन सब इंसिडेंट्स को अगर देखा जाए तो एक चीज़ कॉमन है कि ये सब कम्युनल हेट्रेड और रिलीजियस पोलराइजेशन का नतीजा है। छोटे डिस्प्यूट्स को कम्युनल राइट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इनोसेंट लोग इस हिंसा का शिकार बनते हैं। भगत सिंह ने अपने समय में इन कम्युनल इश्यूज पर लेख लिखे थे और समाज में एकता बनाने के प्रयास भी किए थे। आज हमारे देश को इस कम्युनल पॉइजन से बचाने की बेहद ज़रूरत है। इसीलिए हमें भगत सिंह के आइडियाज़ को याद करके समाज में एकता बनाने की कोशिश करनी होगी। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा के घोषणा पत्र में लिखा था कि पीपल की एक डाल टूटते ही हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं चोटिल हो उठती है। बुतों को तोड़ने वाले ताजिए नामक कागज के बुत का कोना फटते ही अल्लाह का प्रकोप जाग उठता है और फिर वह नापाक हिंदुओं के खून से कम किसी अन्य वस्तु से संतुष्ट नहीं होता। यानी भगत सिंह कहते हैं कि छोटी छोटी चीजें जो किसी धार्मिक सिंबल से जुड़ी होती है, उनके नाम पर हम इंसानियत को भूल जाते हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। भगत सिंह आगे कहते हैं कि मनुष्य को पशुओं से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ भारत में लोग पवित्र पशुओं के नाम पर एक दूसरे का सर फोड़ते हैं। साथियों, आज भी यह बात हमारे समाज में लागू होती है। हरियाणा में जो मारपीट हुई थी, जिसमें गौ रक्षक ग्रुप ने मुस्लिम्स को टारगेट किया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने गायों को हानि पहुंचाई है। भगत सिंह ने कहा था कि मनुष्य को पशुओं से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। उनकी ये बात हमारे समाज के लिए एक मिरर है कि हम किस तरह से इंसानियत की अहमियत भूलकर धार्मिक सिंबल्स के नाम पर हिंसा में पड़ गए हैं। आज अगर हम भगत सिंह के आइडियाज़ को अपनाएंगे तो शायद हम ये बात समझ पाएं कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। भगत सिंह कहते हैं कि धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरपन हमारी प्रगति में बड़े बाधक है। हमें इनसे हर हाल में छुटकारा पाना चाहिए। आज भी अगर हम अपने आसपास देखें तो समाज में रिलीजियस डोगमा और सुपरस्टिशन का प्रभाव उतना ही है कि जितना भगत सिंह के समय में था। जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच धर्म के नाम पर मारपीट, ये सब
हमें पीछे खींच रहे हैं। भगत सिंह की यह बात आज भी उतनी ही रेलेवेंट है कि हमें अपने आज़ाद विचार अपनाने पड़ेंगे और अंधविश्वास को त्यागना होगा। वो आगे कहते हैं कि जो चीज़ आज़ाद विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती उसे समाप्त हो जाना चाहिए। यानी अगर कोई धार्मिक या सांप्रदायिक सिस्टम हमारे विचारों की आज़ादी को दबाने की कोशिश करे तो उसे हमेशा के लिए समाप्त कर देना ज़रूरी है। आज भी हम देखते हैं कि देश में कुछ सांप्रदायिक और धार्मिक संगठन अपने एक्सट्रीम व्यूज़ को सब पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं और भगत सिंह ने इसी कट्टरपन को समाप्त करने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि हिंदुओं का दकियानुसीपन और कट्टरपन, मुसलमानों के धर्मांधता और दूसरे देशों के प्रति लगाव, ये सब कुछ हमें ख़त्म करना होगा, दूर करना होगा समाज से। लोगों का सांप्रदायिक दृष्टिकोण हमारी नेशनल यूनिटी के लिए खतरा है और इस बात का दुश्मन फ़ायदा उठाता है। भगत सिंह ने यह बात तब कही थी जब ब्रिटिशर्स कम्युनल डिफरेंसेस का फ़ायदा उठा रहे थे और आज भी ये बात बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडाज के नाम पर लोग कम्युनल राइट्स को फ्यूल करते हैं और असली इश्यूज जैसे गरीबी, शिक्षा और रोजगार पर ध्यान नहीं देते। उन्नीस 1924 में कोहाट में बहुत भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। दंगों की वजह और उनके इलाज के बारे में बताते हुए 1928 में भगत सिंह ने सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज नामक लेख लिखा। इस लेख में वे कहते हैं कि भारत में एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्मों के अनुयायियों के जानी दुश्मन बन गए हैं। अब तो एक धर्म का होना ही दूसरे धर्म का कट्टर शत्रु होना है। भगत सिंह ने जैसा अपने समय के कम्युनल राइट्स पर लेख किया अपने समय पर, वैसा ही आज के समय में मणिपुर, हरियाणा या दूसरी जगहों पर देखा जाता है। भगत सिंह कहते हैं कि ये मारकाट इसलिए नहीं हुई कि फला आदमी दोषी था, बल्कि ये इसलिए हुई कि वो हिंदू था, सिख था या मुसलमान था। आगे वो कहते हैं कि इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है और अभी पता नहीं कि ये धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। ये सच बात है दोस्तों कि हमें सच में नहीं पता कि ये दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इन धर्मों के लोग अपना रौब जमाने के लिए डंडे, लाठियां, तलवारें, छुरे हाथ में पकड़ लेते हैं और आपस में सर फोड़ फोड़ कर मर जाते हैं। आगे भगत सिंह लिखते हैं कि इन धर्मों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है। सांप्रदायिक नेता यानी भगत सिंह ने कम्युनल लीडर्स को क्रिटिसाइज किया जो इंडिपेंडेंस और यूनिटी के प्रॉमिस के बावजूद या तो साइलेंट थे या फिर कम्युनल हेट्रेड को सपोर्ट कर रहे थे। इससे उनकी लीडरशिप की फेलियर दिखाई देती है। आज के समय में भी कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो रिलीजन को पॉलिटिकल गेन के लिए यूज करते हैं, जो कम्युनल एक्शन को और डीपन करता है। हिंदू राष्ट्र बनाने या वॉयलेंस इंसाइट करने के कॉल्स आज भी सुनने को मिलते हैं, जो भगत सिंह के क्रिटिसिज्म को और वैलिडेट करते हैं। लीडर्स जो यूनिटी की बात करते हैं वो ऑफन कम्युनलिज्म को बढ़ाते हैं। कम्युनल लीडर्स के अलावा भगत सिंह ने मीडिया को भी क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का व्यवसाय जो किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। ये लोग एक दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे मोटे शीर्षक देकर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं। यानी मीडिया प्रोवोकेटिव हेडलाइंस से कम्युनल टेंशन को बढ़ाती है। मीडिया का असली रोल एजुकेशन और यूनिटी को प्रमोट करना था, लेकिन आजकल मीडिया नॉलेज स्प्रेड करने के बजाय इग्नोरेंस और हेट्रेड स्प्रेड कर रहा है। ये बात भगत सिंह कह रहे थे 1928 में, और अगर आज के समय का मीडिया देखें तो वो भी फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा फैलाने में इन्वॉल्व है। सेंसेशनल हेडलाइंस और बायस्ड रिपोर्टिंग कम्युनल टेंशन को बढ़ाती है और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करती है। इसीलिए भगत सिंह की सभी बातें आज भी वैलिड है। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूँगा कि भगत सिंह खुद एक जर्नलिस्ट यानी पत्रकार थे और इसीलिए उन्हें मीडिया के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता था। जब उन्हें चंपारण भेजा गया वहाँ के हालातों का मुआयना करने के लिए, उन्होंने जर्नलिज्म के थ्रू सच्चाई और एजुकेशन को प्रमोट किया और कम्युनल हार्मनी के लिए काम किया। इसलिए उनकी मीडिया पर दी गई स्टेटमेंट्स बहुत मैच्योर और इन्फॉर्म्ड है, लेकिन मीडिया का रोल आज भी प्रॉब्लमेटिक है।
भगत सिंह की वार्निंग आज भी वैलिड है, क्योंकि मीडिया का मिसयूज आज भी सोसाइटी में डिवाइसिवनेस को फोस्टर कर रहा है। आज हमें एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की ज़रूरत है जो भगत सिंह के विजन के मुताबिक लोगों को एजुकेट करे, कम्युनल टेंशन को रिड्यूस करे और नेशनल यूनिटी को प्रमोट करे। उनका विजन हमेशा रेलेवेंट रहेगा और मीडिया को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभानी चाहिए। भगत सिंह ने कम्युनल राइट्स के पीछे की इकोनॉमिक वजह को बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई किया था। उनका कहना था कि कम्युनल राइट्स का असली कारण इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है। उन्होंने कार्ल मार्क्स के प्रिंसिपल का रेफरेंस दिया जो कहते हैं कि अक्सर इकोनॉमिक इशू ही सोसाइटल कन्फ्लिक्ट को जन्म देते हैं। उनका कहना था कि भारत के आम लोगों की दशा यानी आर्थिक दशा इतनी खराब है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चवन्नी देकर किसी और व्यक्ति को अपमानित करा सकता है। आज भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम्युनल टेंशन का एक बड़ा कारण है। आज भी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और पॉवर्टी लोगों को वल्नरेबल बनाती है और उन्हें कम्युनल लीडर्स के प्रोपेगेंडा का शिकार बनाती है। जब लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है तो वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये कम्युनल कन्फ्लिक्ट्स को और बढ़ावा देते हैं। भगत सिंह के एनालिसिस के अकॉर्डिंग कम्युनल राइट्स का सॉल्यूशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिविएशन में है। अगर आम लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन सुधरती है तो सांप्रदायिकता को कम किया जा सकता है। इन सांप्रदायिक चिंताओं के अलावा भगत सिंह ने बहुत खुशी के साथ एक पॉजिटिव शिफ्ट को भी ऑब्जर्व किया था कि उनके समय में यंग जनरेशन उन धर्मों से जो कम्युनल हेट्रेड और कॉन्फ्लिक्ट प्रमोट करते हैं दूर हो रहे हैं। उनका कहना था कि आज के यूथ में एक ओपननेस आया है कि वो लोगों को रिलीजन के बेसिस पर हिंदू, मुस्लिम या सिख नहीं बल्कि सबको पहले इंसान समझते हैं फिर भारतवासी। आज भी ये ऑब्जर्वेशन रेलेवेंट है। मॉडर्न इंडिया में कई यंग इंडिविजुअल और ग्रुप्स हैं जो कम्युनल बैरियर को तोड़ते हुए भगत सिंह के विजन के अकॉर्डिंग एक यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी के डायरेक्शन में सबसे पहले इंसान को इंसान समझते हैं फिर भारतवासी। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये न्यू जनरेशन एक इंक्लूसिव और हार्मोनियस सोसाइटी को बिल्ड करने में मदद कर रहे हैं जहां लोगों को रिलीजन के बेसिस पर जज नहीं किया जाता। भगत सिंह के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये यूनिटी और ओपननेस फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। आज के यूथ को एनकरेज किया जाना चाहिए कि वो भगत सिंह के वैल्यूज़ को कंटिन्यू करे। एजुकेशन और अवेयरनेस भी इस प्रोसेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी जिससे कि कम्युनल बैरियर्स और प्रिजुडाइसेस को दूर किया जा सके। इसके अलावा अगर धर्म को राजनीति के साथ देखने की बात की जाए तो भगत सिंह ने रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच क्लियर सेपरेशन को एम्फसाइज किया था। उन्होंने कहा था कि धर्म व्यक्ति का अपना पर्सनल डिसीजन है और इसमें दूसरों को इंटरफियर नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग रखें तो हम सभी एक पॉलिटिकल फ्रंट पर इकट्ठा हो सकते हैं। धर्मों में चाहे हम अलग अलग रहकर पॉलिटिक्स में एक यूनिटी पॉसिबल है। आज के समय में भगत सिंह का ये प्रिंसिपल बहुत रेलेवेंट है क्योंकि हम देखते हैं कि रिलीजन का मिसयूज पॉलिटिक्स में काफ़ी होता है। राधे राधे। जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। भगत सिंह के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमें एंश्योर करना होगा कि धर्म और पॉलिटिक्स का आपस में कोई संबंध ना हो। एजुकेशन और अवेयरनेस से लोगों को समझाना होगा कि एक सेक्युलर सिस्टम ही सबसे अच्छी गवर्नेंस को जन्म दे सकता है। लेकिन आज के समय में सांप्रदायिक नेताओं या उनके फॉलोअर्स के लिए सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म एक गाली जैसा हो गया है। उन्हें ये शब्द बड़े अपमानजनक लगते हैं क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने नैरो कम्युनल एजेंडाज को प्रमोट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी आयरनी ये है कि यही लोग
भगत सिंह की जयंती और शहीदी दिवस पर उनकी फ़ोटो लगाते हैं, सोशल मीडिया पर स्टेटस अपडेट करते हैं और जहां देखो वहां भीड़ जमा कर लेते हैं और भाषणबाजी करते हैं। ये राजनीतिक नेता या तमाम ऐसे लोग जो हर जगह भगत सिंह का नाम इस्तेमाल करते हैं, ये लोग भगत सिंह की विचारधारा को समझते तक नहीं। भगत सिंह जो एक सेक्युलर और सोशलिस्ट भारत का सपना देखते थे, उन्हीं के नाम का ये लोग अपने कम्युनल एजेंडा के लिए गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में इन लोगों का ये डबल स्टैंडर्ड भगत सिंह की आइडियोलॉजी को मार रहा है। जो लोग भगत सिंह के नाम का इस्तेमाल करके कम्युनल हेट्रेड फैलाते हैं, वो असल में भगत सिंह को दोबारा मार रहे हैं। लेकिन अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग जो भगत सिंह को प्यार करते हैं और उनके विचारों को भी समझते हैं, अपने वैल्यूज से हट जाएं। बल्कि ये ज़रूरी है कि हमें कम्युनलिज्म को अपोज करते हुए सेक्युलरिज्म को और स्ट्रांगली प्रमोट करना होगा, क्योंकि एक सच्ची सेक्युलर और हार्मोनियस सोसाइटी ही एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। आज ज़रूरी है कि हम भगत सिंह की विचारधारा को समझें और लोगों को समझाएं और भगत सिंह के बताए हुए रास्तों पर चलने की कोशिश करें। अब अगर हम आज के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स पर नज़र डालें, तो चाहे वो इजराइल पैलेस्टाइन का डिकेड्स लॉन्ग युद्ध हो या रशिया और यूक्रेन के बीच का रिसेंट क्लैश या फिर पाकिस्तान का टेररिज्म को सपोर्ट करना, एक चीज़ कॉमन है, हर देश अपना वर्चस्व दिखाने में लगा हुआ है। लेकिन इस दौड़ में सब लोग एक चीज़ भूल जाते हैं और वो है ह्यूमैनिटी। भगत सिंह जो अपनी जिंदगी भर इंसानियत और बराबरी का प्रचार करते रहे, उन्होंने 1924 में एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था विश्व प्रेम, यानी यूनिवर्सल लव। भगत सिंह ने अपने इस लेख में कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। ये एक ऐसी कल्पना है जो इंसानियत के लिए बेहद ज़रूरी है। भगत सिंह का मानना था कि जब तक हम अपने अंदर की दुश्मनी और सुपीरियर बनने की चाह और शोषण करने वाली सोच को नहीं छोड़ते, तब तक दुनिया में सुख और शांति नहीं आ सकती। उन्होंने लिखा था कि जिस दिन हम सच में विश्व बंधुता यानी यूनिवर्सल ब्रदरहुड को समझ लेंगे, उस दिन देशों के बीच लड़ाइयाँ नहीं होंगी, फ्रांस और जर्मनी युद्ध नहीं बल्कि व्यापार करेंगे और अंग्रेज भी हमारे साथ एक परिवार के रूप में रहेंगे। भगत सिंह का ये सपना था कि दुनिया के सब लोग एक बराबर हो और कोई भी देश दूसरे देश का शोषण ना करे। लेकिन अगर आज के समय में देखा जाए तो लगता है कि हम भगत सिंह के सपने से बहुत दूर चले गए हैं। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट में कितने ही मासूम बच्चों की जान चली गई, फैमिलीज तबाह हो गई। 2024 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक अब तक पैलेस्टाइन में लगभग 40,000 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि कुछ स्टडीज़ का कहना है कि ये फिगर पूरी नहीं है। मारे जाने वालों की संख्या 1.5 लाख से भी ज़्यादा है। साथ ही 1500 के करीब इजरायलीज भी अपनी जान गंवा चुके हैं। ये लड़ाई सिर्फ एक देश की हद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी इंसानियत पर वार है। और इसी तरह रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी जीत और शक्ति को प्रदर्शित करने का माध्यम बन गया है। इस युद्ध में भी हजारों लोग मारे गए हैं और इसने पूरे विश्व को एक आर्थिक और सामाजिक समस्या में डाल दिया है। भगत सिंह के विचार इन युद्धों को लेकर बिल्कुल अलग थे। उन्होंने कहा था कि जब हम यूनिवर्सल लव को अपनाते हैं, तब युद्ध के बदले व्यापार होता है। सभी देश आपस में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में जीते हैं। और इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के बीच का विवाद भी एक गंभीर समस्या है, जिसमें पाकिस्तान अपने मूल्यों को थोपने के लिए आतंकवाद का सहारा लेता है। ये विवाद भी भगत सिंह के यूनिवर्सल ब्रदरहुड के विचार के खिलाफ है। आज जो आतंकवाद के रूप में हिंसा हो रही है, ये इंसानियत के लिए एक बड़ा खतरा है और ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम सब भगत सिंह के विचार ना अपनाएं। आज अगर हम भगत सिंह के विचारों को अपनाते तो हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर पाते जिसमें युद्ध नहीं, शांति होती। इसीलिए हमें पूरी दुनिया को एक परिवार समझना चाहिए और सब इंसानों को बराबरी से देखना चाहिए। लेकिन जब तक हम अपने सुपीरियर होने की भावना को नहीं छोड़ते, ये छद्म राष्ट्रवाद और जिंगोइज्म के सिद्धांत से छुटकारा नहीं पा लेते, तब तक ये युद्ध ऐसे ही चलते रहेंगे। अब बात करते हैं इम्पीरियलिज्म और कैपिटलिज्म यानी साम्राज्यवाद और पूंजीवाद की।
किस तरह ये दोनों ही समाज में इनइक्वालिटी पैदा करते हैं। अब इनके बारे में जानते हैं गहराई से कि भगत सिंह ने कैसे इंपीरियलिज्म और कैपिटलिज्म को गुलामी और गरीबी की जड़ बताया और फार्मर्स और वर्कर्स के लिए क्या कहा। कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां वेल्थ और रिसोर्सेज कुछ गिनी चुनी कंपनीज या लोगों के पास केंद्रित हो जाते हैं। इससे समाज में इनइक्वालिटी बढ़ती है क्योंकि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर नहीं होता। इस सिस्टम में अमीर लोग और अमीर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन और रिसोर्सेज का कंट्रोल होता है। गरीब लोगों को अपनी बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। इस इनइक्वालिटी से पॉवर्टी बढ़ती है क्योंकि गरीब लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ और बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करते हुए भगत सिंह ने 2 फरवरी 1931 को लेटर टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स में कहा था कि भारत सरकार का प्रमुख अगर लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड इरविन की जगह सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास या सर तेज बहादुर सप्रू हो जाए तो इससे एक किसान और एक आम आदमी को क्या फर्क पड़ेगा। भारत में हम भारतीय श्रमिक के शासन से कम कुछ नहीं चाहते। भारतीय श्रमिकों को भारत में साम्राज्यवादियों और उनके मददगार को हटाकर जो कि उसी आर्थिक व्यवस्था के पैरोकार है यानी पूंजीवाद जिसकी जड़ें शोषण पर आधारित है, उनको आगे आना होगा। हम गोरी बुराई की जगह काली बुराई को लाकर कष्ट नहीं सहना चाहते। भारतीय पूंजीपति भारतीय लोगों को धोखा देकर विदेशी पूंजीपतियों के साथ विश्वासघात की कीमत के साथ सरकार में कुछ हिस्से प्राप्त करना चाहता है। इसी कारण मेहनतकश की तमाम आशाएं अब सब भेदभाव खत्म करने में सहायक साबित हो सकती है। आगे भगत सिंह कहते हैं कि हम ये कहना चाहते हैं कि युद्ध छिड़ा हुआ है और यह लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि शक्तिशाली व्यक्तियों ने भारतीय जनता और श्रमिकों के आय के साधन पर अपना एकाधिकार कर रखा है। चाहे ऐसे व्यक्ति अंग्रेज पूंजीपति या अंग्रेज या सर्वथा भारतीय ही हो, उन्होंने आपस में मिलकर एक लूट जारी कर रखी है। चाहे शुद्ध भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा ही निर्धनों का खून चूसा जा रहा हो तो भी इस स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसके अलावा भगत सिंह ने अपने लेख मैं नास्तिक क्यों हूं में भी बड़े दुख और निराशा के साथ बताया कि कैसे एक पूंजीवादी व्यवस्था लोगों के दुख और गरीबी का कारण बन रही है। उन्होंने लिखा कि गंदी बस्तियों और झुग्गी झोपड़ियों में भूखे मरते लाखों लोग पूंजीवादी राक्षसों के द्वारा अपना रक्त चूसे जाने की प्रक्रिया को धैर्यपूर्वक देखते हैं। ये जो शोषित मजदूर है, इनकी जो मानवीय ऊर्जा है जो उनके जीवन में बेहतर सुधार ला सकती थी, वो बेकार खर्च हो रही है। भगत सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि जब अतिरिक्त उत्पादन हो जाता है तो ये पूंजीपति उसे जरूरतमंद लोगों में बांटने की बजाय समुद्र में फेंकना सही समझते हैं। इस स्टेटमेंट से हमें यह पता चलता है कि भगत सिंह कितने चिंतित थे इन समस्याओं के लिए। उनके लिए ये सिर्फ सामाजिक या आर्थिक मुद्दे नहीं थे, बल्कि मानवता के खिलाफ एक बड़ी अन्याय प्रक्रिया थी। उन्होंने चाहा कि आम इंसान जागरूक हो और इस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हो। उन्होंने इसी लेख में लिखा है कि जिस दिन ऐसी मानसिकता वाले बहुत से लोग हो जाएंगे जो मानव सेवा और पीड़ित मानवता की मुक्ति को हर चीज से ऊपर समझकर उसके लिए अपने आप को अर्पित करेंगे, उसी दिन आज़ादी के युग का शुभारंभ होगा, जब वे राजा बनने के लिए नहीं, इहलोक में अगले जन्म या मृत्यु के उपरांत स्वर्ग में जाकर कोई अन्य पुरस्कार पाने के लिए नहीं, बल्कि मानवता की गर्दन पर रखा दास्ता का जुआ उतार फेंकने और समाज में स्वतंत्रता एवं शांति की स्थापना के लिए दमनकारियों, शोषकों और अत्याचारियों को चुनौती देने की प्रेरणा ग्रहण करेंगे। इसके अलावा भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा के घोषणा पत्र में भी कहा था कि बहुत से ईमानदार नौजवान सारी जिंदगी गरीबों में अनाज बांटकर या बीमारों की सेवा करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। ये अच्छे और आत्मत्यागी लोग हैं, लेकिन वे लोग ये समझ पाने में असमर्थ है कि भारत में भूख और बीमारी की समस्या को खैरात के माध्यम से बांटकर उसको हल नहीं किया जा सकता। और फिर ड्रीमलैंड की भूमिका में भी भगत सिंह ने लिखा है कि भविष्य के समाज में यानी कम्युनिस्ट समाज में जिसे हम बनाना चाहते हैं,
हम धर्मार्थ संस्थाएं स्थापित नहीं करने जा रहे हैं। उस समाज में न तो कोई ज़रूरतमंद होंगे, न गरीब होंगे और न ही कोई दान देने वाले। भगत सिंह के ये विचार आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। उनका सपना था एक ऐसे समाज का जहां गरीबी और बीमारी का समाधान एक मजबूत और स्थायी यानी परमानेंट व्यवस्था के थ्रू हो। सिर्फ फ्री अनाज बांटने भर से काम नहीं चलने वाला। उनकी सोच हमें एक जस्ट और प्रोग्रेसिव समाज की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अब बात करें एजुकेशन की, तो भगत सिंह के लिए एजुकेशन सिर्फ डिग्रीज हासिल करने या स्कूल कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाने तक सीमित नहीं थी। उनके लिए एजुकेशन का मतलब था क्रिटिकल माइंड और साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना, सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास जगाना और समाज में हो रहे अत्याचार और असमानताओं को चैलेंज करना। उन्होंने अपने एस्से स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिक्स में कहा था कि विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ साथ राजनीतिक मसलों में भी हिस्सा लेना चाहिए और कि मैं मानता हूं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना होता है, लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं? यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ क्लर्की यानी नौकरी करने के लिए हासिल की जाए। इसका मतलब भगत सिंह चाहते थे कि स्टूडेंट्स को अपने इर्द गिर्द के सोशो पॉलिटिकल रियलिटीज़ का भी पता होना चाहिए। लेकिन आज के दौर में शिक्षा की स्थिति चिंताजनक नज़र आती है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को अक्सर रोट लर्निंग पर ज़्यादा जोर देने के लिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग की कमी और क्रिएटिविटी और इनोवेशन पर ध्यान ना देने के लिए भी निंदा होती है। एग्ज़ाम्स ज़्यादातर मेमोरी को टेस्ट करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, ना कि अंडरस्टैंडिंग को। भगत सिंह का मानना था कि एजुकेशन का असली मकसद सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि एक इंसान के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी वैज्ञानिक स्वभाव का होना बेहद ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को एजुकेशन के दौरान ये सिखाया जाना चाहिए कि किसी भी क्लेम या थ्योरी को एक्सेप्ट करने से पहले उसका एम्पेरिकल एविडेंस और लॉजिकल रीजनिंग चेक किया जाए। स्टूडेंट्स उन थ्योरीज़ को क्वेश्चन करें, खुद से एनालाइज करें और फिर उस नॉलेज को रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ में अप्लाई करने की कोशिश करें। ये अप्रोच स्टूडेंट्स को लॉजिकल, इन्फॉर्म्ड और प्रोग्रेसिव डिसीजंस लेने में मदद करेगी और उनके ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को भी सपोर्ट करेगी। लेकिन स्टूडेंट्स के सामने एक और समस्या यह भी है कि आज के समय में स्यूडो साइंस, पाखंड और अंधविश्वास इंटरनेट पर सोशल मीडिया के जरिए भारी मात्रा में फैलाया जा रहा है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स ऐसा कंटेंट बनाते हैं या फिर ऐसे लोगों को पॉडकास्ट में गेस्ट के रूप में बुलाते हैं जो धर्म या साइंस का नाम लेकर स्यूडो साइंस फैलाते हैं और नौजवानों को गलत शिक्षा देते हैं। इन सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट को कंज्यूम करने वालों में सबसे ज़्यादा नौजवान यानी पढ़ने वाले विद्यार्थी ही होते हैं। इसलिए नौजवानों को खास तौर से भगत सिंह के विचार ज़रूर पढ़ने चाहिए, जिससे वो इन पाखंड में विश्वास करने से बच सके और अपनी तार्किक बुद्धि का प्रयोग करना सीखे। भगत सिंह के ये सब विचार समझकर ही पता लगता है कि उन्होंने क्यों साइंटिफिक सोशलिज्म यानी वैज्ञानिक समाजवाद और रियलिज्म यथार्थवाद को एडवोकेट किया था। भगत सिंह के लिए जितना ज़रूरी साइंटिफिक टेम्परामेंट और रियलिज्म था, उतना ही ज़रूरी अच्छा चरित्र, सच्चाई और मोरल वैल्यूज़ का होना भी था। अच्छे चरित्र का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास अधिक ज्ञान है लेकिन वो अपने ज्ञान का उपयोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, धार्मिक या कोई अन्य भिन्नता, हेट्रेड, हेट स्पीच या अन्याय को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है, तो उसके ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है, जैसा कि अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर देखने को मिलता है। भगत सिंह ने 1929 में स्टूडेंट्स को एक और इम्पोर्टेंट मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको बम और पिस्तौल उठाने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, बल्कि आप सब नौजवानों को उन एरियाज़ और उन लोगों के पास भी जाना चाहिए जो अभी भी बेसिक नीड से परे है, जैसे कि गंदी बस्तियां यानी स्लम्स में रहने वाले लोग, गाँवों की झोपड़ियों में रह रहे गरीब किसान, पिछड़े वर्ग की महिलाएं, और उनकी मदद करते हुए आपको उन्हें शिक्षित करना होगा और आज़ादी की लड़ाई में तैयार करना होगा। साथियों, आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो नौजवान अगर अपनी एजुकेशन का यूज़ करके अपने आसपास के मार्जिनलाइज्ड पीपल को अपलिफ्ट करने और किसी इंसान के साथ हो रहे अन्याय में उसकी मदद करके उन्हें उनका हक दिलाने की कोशिश करे, तो ये सच्चे अर्थों में भगत सिंह को ट्रिब्यूट होगा और उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम होगा। सिर्फ व्हाट्सएप या फेसबुक पर
डीपी लगाने भर से काम नहीं चलने वाला। आजकल स्टूडेंट्स के लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है। उसके अलावा सोसाइटी का कांस्टेंट प्रेशर, जिसके कारण एंग्जाइटी या डिप्रेशन और परिवार की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। भगत सिंह ने 1925 में महज 17 साल की उम्र में युवक नाम से लेख लिखा, जिसमें भगत सिंह कहते हैं कि किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, युवावस्था यानी जवानी के कुछ साल ये सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। उनका कहना था कि ये पीरियड या तो कंस्ट्रक्टिव चेंज और इनोवेशन का सोर्स बन सकता है, या फिर नौजवान अपनी सारी एनर्जी का मिसयूज़ करके अपने पोटेंशियल को खो सकता है। भगत सिंह उसी लेख में आगे लिखते हैं कि युवाओं में इतनी शक्ति होती है कि अगर उन्हें लगन लग जाए तो रात भर जागना उनके बाएं हाथ का खेल है। अगर किसी विशाल हृदय की आवश्यकता है तो युवकों के हृदय टटोलो, क्योंकि भावुकता उन्हीं के पास है। अगर युवक उचित दिशा में अपने आप को लगा दे तो वो समाज को उद्बुद्ध कर सकता है। संसार में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं वो सभी युवकों ने ही की है। अगर रक्त की भेंट चाहिए तो सिवा युवक के कौन देगा? अगर तुम बलिदान चाहते हो तो तुम्हें युवकों की ओर देखना पड़ेगा। युवक ही अपने देश के भाग्य विधाता होते हैं। इतिहास के पन्नों में युवकों के रक्त से लिखे अमर संदेश मिलेंगे। फांसी के दिन भी युवकों का ही वजन बढ़ता है, क्योंकि उनमें डर या भय नहीं होता, बल्कि उनके मन में देश और मानवता के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। लेकिन आज का युवक डिस्ट्रैक्शन और डिप्रेशन में फंसा हुआ है, तो वो कैसे वो सारे काम करेगा जो भगत सिंह ने उम्मीद की थी। इसी लेख में भगत सिंह युवकों को जगाने के लिए कहते हैं, भारतीय युवक तो क्यों गलफत की नींद में पड़ा बेखबर सो रहा है। उठ, आंखें खोल, देख प्राची दिशा का ललाट सिंदूर रंजित हो उठा। अब और अधिक मत सो, सोना हो तो अनंत निद्रा की गोद में जाकर सो। का पुरुषता के क्रोध में क्यों सोता है, माया मोह ममता को त्याग कर गरज उठ। ये संदेश आज भी युवाओं के लिए एक चेतावनी है। भगत सिंह के विचार अपनाकर युवक अपने अंदर के डर को ख़त्म कर सकते हैं। और आज के कॉन्टेक्स्ट में युवक को सेल्फ डिसिप्लिन और फोकस के साथ एक कैरेक्टर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपैशन, करेज, अकाउंटेबिलिटी, थॉटफुलनेस, एम्बिशियसनेस ये सभी गुण हों। लेकिन क्या कमी सिर्फ स्टूडेंट्स में ही है? और क्या उनका खुद को बदल लेने भर से एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो जाएगा? सिर्फ एक तरफ के प्रयास से कुछ नहीं बदलता, क्योंकि हमारे ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी कमियां हैं और गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अक्सर देखने में आता है कि जब मेहनती स्टूडेंट अपने सपनों को हासिल करने के लिए संघर्ष करता है तो उसे सिस्टम की वजह से हर समय रुकावटों का सामना करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर रेलवे भर्ती के एग्ज़ाम और रिज़ल्ट डिले हो जाते हैं। नीट जैसे नेशनल एग्ज़ाम भी में प्रॉब्लम होती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के पेपर लीक हो जाते हैं। देश भर में कितने ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनके पेपर लीक हो जाते हैं। आज भी हम देखते हैं एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स में और टीचिंग के कई एग्ज़ाम्स में लोग पैसे देकर सिलेक्शन पा लेते हैं और कई मेहनती स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं। ये सिर्फ एक स्टूडेंट या एक इंडिविजुअल का लॉस नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी का लॉस होता है, क्योंकि ऐसे करप्ट प्रैक्टिसेस से हमारे सिस्टम में वो लोग आ जाते हैं जो डिज़र्विंग नहीं हैं और जो समाज में सचमुच कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, वो अपॉर्चुनिटीज़ से वंचित रह जाते हैं। इसका असर सिर्फ उनकी लाइफ पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर पड़ता है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट की करंट लगकर मौत हो जाना एक घोर लापरवाही थी। अगर इलेक्ट्रिक वायरिंग सही तरह से मैनेज की गई होती तो शायद उसकी जान बच सकती थी। और जो 3 एस्पिरेंट्स लाइब्रेरी में पानी में डूबकर मर गए, ये और भी दुखदाई है। हमारी नेशनल कैपिटल में जहां हर साल करोड़ों का बजट एलोकेट होता है, वहां ड्रेनेज सिस्टम इतना ख़राब है कि बारिश के कारण लाइब्रेरी जैसी जगह पानी में डूब जाए। ये करप्शन और पुअर मैनेजमेंट की तरफ इशारा करता है। ये सब घटनाएं सिर्फ एक सिस्टम के फेलियर को नहीं, बल्कि अथॉरिटीज़ की गैर जिम्मेदारी को भी दर्शाती है। 3 एस्पिरेंट्स की मौत के बाद अब प्रशासन की आंखें खुली है कि कितने ही कोचिंग सेंटर्स इल्लीगल तरीके से बेसमेंट्स में चल रहे थे। सरकार ने इन बेसमेंट्स में और लाइब्रेरीज़ और क्लासेस को पहले से ही बैन कर रखा था, लेकिन ये कोचिंग सेंटर्स अपनी मर्जी से इन रूल्स को तोड़कर स्टूडेंट्स की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर इन सब प्रैक्टिसेस को चलाते रहे। आज उन सब पर ताले लगे हुए हैं, लेकिन ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया?
इस घटना से एक और बात का बड़ा भारी शोर उठा कि कोचिंग सेंटर्स स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को मिसलीड करते हैं, उनके साथ झूठे वादे करते हैं और उनसे हाई फीस चार्ज करते हैं, और वहाँ के पीजी रूम्स भी उनसे मनमानी फीस वसूलते हैं। यानी एजुकेशन को व्यापार बना दिया है जहाँ स्टूडेंट्स को कस्टमर की तरह ट्रीट किया जाए। और ये कोचिंग हब ऐसी जगह पर एस्टेब्लिश्ड है जो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है। अब प्रशासन ने ये स्टेप लिया है कि उन कोचिंग सेंटर्स को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये एरिया अब इतना भीड़ भाड़ वाला हो चुका है कि अब यहाँ स्टूडेंट की सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहेंगे ये कोई एजुकेशन सिस्टम की कमियां थोड़ी है। तो चलिए अब मैं कुछ और इश्यूज़ को भी पॉइंट आउट करता हूँ, निर्णय आप खुद कर लेना। कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में डोनेशन के नाम पर इलीगल पैसा लिया जाता है। एग्ज़ाम पेपर लीक, फेक मार्कशीट यानी डिग्रीज़ का घोटाला, टीचिंग स्टाफ में नेपोटिज्म और ब्राइबरी, स्कॉलरशिप में फ्रॉड, इंफ्रास्ट्रक्चर के फंड का मिसयूज़, प्राइवेट ट्यूशन्स और कोचिंग स्कैम्स, एग्जामिनेशन सेंटर्स में चीटिंग, अनट्रेंड और अनएजुकेटेड टीचर्स इन रूरल एरियाज़, ये सारे करप्शन के फॉर्म्स मिलकर एजुकेशन सिस्टम की रिलायबिलिटी को कमज़ोर करते हैं, जिससे ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गिर जाती है। जो भगत सिंह के विचार एक स्टूडेंट या नौजवान के लिए बताए गए थे, जो जिम्मेदारियां थी एक स्टूडेंट की कि वह साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ अच्छा चरित्र ग्रहण करे और यथार्थवादी और साहसी बने, तो क्या ऐसी कोई जिम्मेदारी हमारी सरकार और सिस्टम की या गवर्नमेंट की नहीं बनती? क्या भगत सिंह सिर्फ नौजवानों के ही आदर्श है? अगर ऐसा है तो क्यों तमाम पॉलिटिकल लीडर्स भगत सिंह के नाम और भगत सिंह की तस्वीर को अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं? हमें यह बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि यह सिर्फ एक तरफ के प्रयास से संभव नहीं है कि सब कुछ बदल जाए। यह ज़रूरी है कि सिस्टम भी अपनी जिम्मेदारियां समझे। भगत सिंह के विचार जो उन्होंने अपनी राइटिंग्स में व्यक्त किए वो आज भी प्रशासन और पॉलिटिक्स के लिए रेलेवेंट है। सरकारों को भगत सिंह की तस्वीरों से थोड़ा दूर हटकर उनके विचारों को समझना और अपनाना चाहिए। आज के समय में जब एजुकेशन सिस्टम का हाल इतना ख़राब है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की कमी है और करप्शन अपने चरम पर है, तब पॉलिटिकल लीडर्स और सिस्टम के ऑफिसर्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्हें यूथ को सिर्फ एकेडमिक लर्निंग के चक्कर में नहीं फंसाना चाहिए, बल्कि उनकी एनर्जी और पोटेंशियल को प्रैक्टिकल और इम्पैक्टफुल डायरेक्शंस में चैनलाइज करना चाहिए। हमको एक रिवॉल्यूशन लाने की ज़रूरत है एजुकेशन के फील्ड में, जिसमें करप्शन और इनजस्टिस को हटाना और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना सबसे मेन एम होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन और करप्शन फ्री स्टेट या गवर्नेंस तभी संभव है जब गवर्नमेंट अपने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाए और एजुकेशन के मामले में सीरियसनेस दिखाए। भगत सिंह का सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म का संदेश, फ्री क्वालिटी एजुकेशन का विचार और पॉलिटिक्स और स्टेट में रिलीजन का कोई इंटरफेरेंस ना हो, ये सभी विचार आज भी रेलेवेंट है जो गवर्नमेंट को समझने चाहिए और अपनाने चाहिए। अगर हम सच में भगत सिंह के विचारों को अपनाना चाहते हैं तो हमें उनकी आइडियोलॉजी को सिर्फ एक आइडियलिज्म के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे प्रैक्टिकल और इफेक्टिव रिफॉर्म्स के रूप में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तभी हम एक बेहतर और जस्ट सोसाइटी बना सकते हैं जहां हर एक इंसान के पास सोशल और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हो। चलिए साथियों, अब अंत में बात करते हैं क्रांति और इनकलाब की। जब कभी भी भगत सिंह का नाम आता है तो यही सुनने को मिलता है कि वो एक क्रांतिकारी थे और उन्होंने क्रांति की थी। तो चलिए आखिरी की कुछ मिनट्स में ये समझने की कोशिश करते हैं कि भगत सिंह के लिए क्रांति और इनकलाब शब्द का क्या अर्थ था। हम ये देखेंगे कि भगत सिंह ने अपने लिखित लेखों में इन शब्दों को कैसे डिफाइन किया है। इसलिए मैं अपनी तरफ से कम शब्द जोड़ूंगा, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका ये है कि इन विचारों को हम भगत सिंह के अपने वर्ड से ही समझें। क्रांति के संबंध में भगत सिंह के विचार बहुत स्पष्ट थे। जब सेशन कोर्ट में उनसे पूछा गया कि क्रांति शब्द से उनका क्या मतलब है, तो उत्तर में उन्होंने कहा कि क्रांति में खूनी संघर्ष अनिवार्य नहीं है और न ही उसमें व्यक्तिगत प्रतिहिंसा का कोई स्थान है। वह बम और पिस्तौल की संस्कृति नहीं है। क्रांति से हमारा अभिप्राय यह है कि वर्तमान व्यवस्था जो खुले तौर पर अन्याय पर टिकी हुई है बदलनी चाहिए। क्रांति से हमारा अभिप्राय अंततः एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना से है जिसको इस प्रकार के घातक खतरों का सामना न करना पड़े
और जिसमें सर्वहारा वर्ग की प्रभुसत्ता को मान्यता हो, तथा एक विश्व संघ मानव जाति को पूंजीवादी के बंधन से और साम्राज्यवादी युद्धों से उत्पन्न होने वाली बर्बादी और मुसीबतों से बचाया जा सके। भगत सिंह कहते हैं कि इनकलाब का अर्थ यह कदापि नहीं है कि सशस्त्र संघर्ष सदैव जारी रहे और कोई भी व्यवस्था अल्प समय के लिए भी स्थायी न रह सके। दूसरे शब्दों में, देश और समाज में अराजकता फैली रहे। क्रांति या इनकलाब का अर्थ अनिवार्य रूप में सशस्त्र आंदोलन नहीं होता। बम और पिस्तौल कभी कभी क्रांति को सफल बनाने के लिए यूज हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी संदेह नहीं है कि कुछ आंदोलनों में बम और पिस्तौल एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुए हैं, परंतु केवल इसी कारण से बम और पिस्तौल क्रांति के पर्यायवाची नहीं हो जाते। विद्रोह को क्रांति नहीं कहा जा सकता, यद्यपि यह हो सकता है कि विद्रोह का अंतिम परिणाम क्रांति हो। जब हम समाज में क्रांति लाने की बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम यह कहते हैं कि यह आवश्यक है कि पुरानी व्यवस्था सदैव न रहे और वह नई व्यवस्था के लिए स्थान बदले, जिससे कि एक आदर्श व्यवस्था संसार को बिगड़ने से रोक सके। यह है हमारा वह अभिप्राय जिसको हृदय में रखकर हम इनकलाब जिंदाबाद का नारा ऊंचा करते हैं। भगत सिंह कहते हैं, क्रांति जनता द्वारा जनता के हित में, दूसरे शब्दों में 98% के लिए स्वराज्य। स्वराज सिर्फ जनता के द्वारा प्राप्त ही नहीं बल्कि जनता के लिए भी। धन्यवाद।